हम अपनी ताकत वक्त आने पर दिखाएंगे। हम अपनी ताकत वक्त आने पर दिखाएंगे। शहर तुम खरीद लेना, उस पर राज करके हम दिखाएंगे। तो इस कॉन्फिडेंस के साथ शुरू करते हैं गुड्डू गुड़िया अपने क्लास 9 साइंस का बायोलॉजी का पहला चैप्टर, द फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ। मेरे प्यारे गुड्डू गुड़िया, आपके स्कूल के एग्जाम में, आपके हाफ ईयरली फाइनल एग्जाम में इस चैप्टर से जितने क्वेश्चन आएंगे, मैं गारंटी दे रहा हूं, इस 1.5 घंटे के लेक्चर के बाहर से कुछ भी नहीं आ सकता। एनसीईआरटी का एक एक कोना छान मार के सारे कॉन्सेप्ट मैंने यहां पे लिख दिए हैं और आपके दिमाग में मैं सेट कर दूंगा। इतने प्यार से आपको यह पहला चैप्टर बायो का पढ़ाऊंगा कि आपके दिमाग में फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ, सेल, सेल वॉल, ये सारी चीजें, सेल डिवीजन, ये सब आपके दिमाग में बेहतरीन तरह से बैठ जाएगा। ऑस्मोसिस, डिफ्यूजन, जो भी कंफ्यूजन है इस चैप्टर के आपके पूरे नंबर एग्जाम में आएंगे, ये मेरी गारंटी है। तो भाई इस लेक्चर के जो नोट्स हैं नीचे लिंक लगा हुआ है, आप उससे डाउनलोड कर सकते हैं। फिजिक्स वाला ऐप पे ऐसे बहुत सारे लेक्चर्स होते हैं, बहुत ही अफोर्डेबल बैचेस होते हैं, आप वो भी देख सकते हैं, उसका लिंक भी नीचे है। शुरू किया जाए लेक्चर पर। लेक्चर स्टार्ट करने से पहले कॉन्फिडेंस में कमेंट सेक्शन में हर एक बच्चा लिखेगा आई विल विन। पूरा कॉन्फिडेंस रहना चाहिए, आई विल विन। मत डरो दुनिया क्या कहती है, हम अपनी ताकत वक्त आने पर दिखाएंगे। शहर तुम खरीद लेना, उस पर राज करके हम दिखाएंगे। तो शुरू करते हैं गुड्डू गुड़िया अपना पहला चैप्टर बायो का। इसमें हमें क्या क्या पढ़ना है? हमें पढ़ना है इंट्रोडक्शन टू सेल, की सेल क्या होता है, सेल की क्या शेप होते हैं, साइज होते हैं, नंबर होते हैं। स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन ऑफ सेल, व्हाट इज सेल मेड अप ऑफ, सेल के अंदर क्या क्या होता है, और सेल डिवीजन कैसे होता है। ये सारे टॉपिक्स डिटेल में बेहतरीन तरह से पढ़ेंगे और यही मैं आपको क्वेश्चन प्रैक्टिस भी कराऊंगा, आपके दिमाग में सब कुछ सेट करने जा रहा हूं। शुरू करते हैं भाई। सबसे पहली चीज है कि सेल क्या होती है। सर सेल क्या होता है? सेल तो वो बैटरी पता था हमें, ये कौन सी सेल है? बेटा बहुत सिंपल डेफिनेशन है, सेल इज द फंडामेंटल स्ट्रक्चरल एंड फंक्शन यूनिट ऑफ लाइफ या लिविंग ऑर्गेनिज्म। हम लोग क्या है? लिविंग ऑर्गेनिज्म है। जानवर क्या है? लिविंग ऑर्गेनिज्म है। प्लांट्स क्या है? लिविंग ऑर्गेनिज्म है। और एक बात बायो में याद रखना कि ह्यूमंस को एनिमल्स के अंदर कंसिडर किया जाता है। हम लोग एनिमल्स हैं बायो के हिसाब से। इस दुनिया में जो भी चीज लिविंग है, जिस भी चीज में लाइफ है, वो चीज बनी है सेल से। और सेल क्या है? फंडामेंटल यूनिट, सबसे छोटी यूनिट जिससे हम सब बने हुए हैं, सबसे छोटी यूनिट जिससे हम सब सारे लिविंग ऑर्गेनिज्म बने हुए हैं। चाहे वो हम फिश की बात करें, बर्ड की बात करें, एनिमल की बात करें, प्लांट की बात करें। अब जरा ध्यान से देखो क्या लिखा है, सेल इज द फंडामेंटल स्ट्रक्चरल यूनिट। अब ये स्ट्रक्चरल यूनिट क्या है? मैं आपसे कहता हूं ये आपका बेहतरीन सुंदर सा घर है, पैसा कमाएंगे, बढ़िया घर बनाएंगे, देख लेना बनाएंगे, कमेंट में लिखो आई विल विन, बनाएंगे यार, बेहतरीन सा घर है। मैं पूछूं आपसे इस घर की स्ट्रक्चरल यूनिट क्या है? किस चीज से जोड़ जोड़ के ये घर बना है? तो सब बताएंगे किससे बना है? ब्रिक से। तो ब्रिक क्या हो गई? हमारे हाउस की फंडामेंटल यानी सबसे छोटी स्ट्रक्चरल यूनिट। इसी तरह से लिविंग ऑर्गेनिज्म पे जिसके अंदर लाइफ है, उसकी सबसे छोटी यूनिट क्या है? सेल। छोटी 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 सेल को जोड़ के एक लिविंग ऑर्गेनिज्म बनता है। तो सेल इज द फंडामेंटल स्ट्रक्चरल यूनिट ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म। एक और वर्ड लिखा है, फंडामेंटल स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट। फंडामेंटल फंक्शनल यूनिट भी है। अब ये फंक्शनल यूनिट क्या चीज है? एक बात मुझे बता, घर का फंक्शन क्या होता है? घर का काम क्या है? घर का काम है हमें धूप से बचाना, हमें आंधी से बचाना, हमें बारिश से बचाना, हमें अगल बगल के शोर से बचाना। तो हमें घर बचा रहा है कि घर में लगे ईंटे? हमें घर में लगे एक एक ईंटे जो हैं, एक एक ब्रिक जो है, जो घर की फंडामेंटल यूनिट है, वो हमें बाहर की धूप से बचाता है। वही ईंटा बाहर से पानी अंदर नहीं आने देता, वही ईंटे बाहर के शोर को अंदर आने देते। मतलब ये ब्रिक्स के जो फंक्शन है वही हमारे घर का फंक्शन है। इसीलिए हम बोलते हैं कि जो सेल होती है वो क्या है? फंडामेंटल फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ। जैसे हम इंसान हैं, हमारे पास क्या क्या फंक्शन है? सांस लेना फंक्शन है कि नहीं है? एक्सक्रीट करना, वेस्ट निकालना फंक्शन है कि नहीं है? चोट लगी उसको हील करना फंक्शन है, बड़े होना, ग्रो करना फंक्शन है, जाके बबीता को प्रपोज करना वो भी फंक्शन है। ए थोड़ी और उम्र हो जाने दे फिर करना। सर कर चुके हैं ऑलरेडी, रिजेक्ट हो गए। तो पढ़ ले भाई। तो ये जो हमारे फंक्शन है जो हम करते हैं, ये कौन कर रहा है? ये हमारी फंडामेंटल यूनिट यानी सेल कर रही है। जो हम सांस ले रहे हैं, कौन सांस ले रहा है? सेल सांस ले रही है। जो हम वेस्ट को बाहर निकाल रहे हैं, कौन वेस्ट को बाहर निकाल रहा है? एक एक सेल हमारी बॉडी की वेस्ट को
बाहर निकाल रही है। जो हम ग्रो कर रहे हैं, कौन ग्रो कर रहा है? एक एक सेल हमारे बॉडी की ग्रो कर रही है। इसीलिए सेल को क्या बोला? फंडामेंटल फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ। यानी हमारा जो फंक्शन है वो एक छोटी सी यूनिट और बहुत सारी छोटी छोटी यूनिट वो फंक्शन अंदर करती है, इसीलिए वो फंक्शन हम करते हैं। क्लियर हो गया? सेल क्या है? फंडामेंटल, स्ट्रक्चरल इसी से बने हैं, फंक्शनल जो इसके फंक्शन है वही हम करते हैं। एक और लाइन लिखते हैं, अ सेल इज द बेसिक बिल्डिंग यूनिट ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म। बेसिक बिल्डिंग यूनिट यानी बिल्डिंग किस चीज से बनी है? छोटी छोटी यूनिट से, यानी ब्रिक से बनी है। इसी तरह से लिविंग ऑर्गेनिज्म, हम, चिड़िया, मछली, जानवर, प्लांट्स किससे बने हैं? छोटी छोटी यूनिट्स। ये हमारी क्या है? ये हमारी क्या है? बिल्डिंग यूनिट्स है। क्लियर हो गया? सेल क्या होता है? सबसे छोटी चीज जिससे हम लोग बने हैं। अब एक सवाल आता है जिसको लेके भयंकर मिसकंसेप्शन है आपके दिमाग में, गलत सलत पता है क्या? कि फिर एटम क्या होता है? केमिस्ट्री में तो पढ़ा था कि दुनिया में हर चीज किससे बनी है? छोटे छोटे एटम से। अभी मैं कह रहा हूं सारे लिविंग ऑर्गेनिज्म किससे बने हैं? छोटी छोटी सेल से। मतलब कहीं सर ये तो नहीं कि जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स होते हैं वो सेल से बनते हैं और जो नॉन लिविंग ऑर्गेनिज्म जैसे ये पेन है, ये बोर्ड है, वो एटम से बनते हैं। यही लग रहा है? बिल्कुल ही गलत लग रहा है तुमको। ध्यान से सुनो, इस दुनिया का सबसे छोटा अकेले रहने वाला पार्टिकल एटम ही है। ये सेल भी जो है ये भी एटम से बनी है। पर हमारे अंदर जो स्ट्रक्चरल और फंक्शनल यूनिट है जो हमें रिप्रेजेंट करती है उसको हम सेल बोलते हैं। पर सेल खुद भी किससे बनी है? एटम से बनी है। एटम इस दुनिया का सबसे छोटा पार्टिकल है। सेल हमारी बॉडी का एक स्ट्रक्चरल फंक्शनल यूनिट है और सेल भी खुद किससे बना है? एटम से बना है। चाहे लिविंग हो चाहे नॉन लिविंग हो, हर चीज के अंदर बेटा एटम होते हैं। क्लियर हो गया? चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखो, अ सेल कैन रेप्लिकेट, मेक कॉपी ऑफ इटसेल्फ ऑन इट्स ओन। अब ये जो सेल होती है बड़ी बदमाश होती है, खुद की कॉपी तेजी से बनाती जाती है। हम लोग कहते नहीं कि एक मछली सारे तालाब को गंदा करती है। आपके ग्रुप में एक बदमाश बच्चा आ जाए जो गंदी गंदी गालियां देता है, गंदी गंदी बात, धीमे धीमे पूरा ग्रुप गाली देने लग गया, सब गंदी गंदी बात करने लग गए। तो उसने क्या किया? अपनी कॉपी बना दी। ऐसे ही सेल क्या करती है? अपनी कॉपी बनाती जाती है, ढेर सारी सेल बनाती जाती है, रेप्लिकेट करती है। तो यहां पे हमने एक सेल ले ली, इस सेल ने क्या किया? अपनी बहुत सारी कॉपीज बनाई, कॉपीज बनाई। जब हम कलेक्शन ऑफ सेल्स लेते हैं तो उसको बेटा हम टिश्यू बोलते हैं। हमारा अगला चैप्टर है, जब बहुत सारी सेल हो जाएं तो उसको हम टिश्यू बोलते हैं। अब टिश्यूज मिलके बनाते हैं हमारे ऑर्गन। ऑर्गन मतलब जैसे ये पेट है, स्टमक है, स्टमक किससे बना है? टिश्यू से। टिश्यू किससे बने हैं? बहुत सारी सेल से, है ना। अब जैसे आपका स्टमक हो गया, आपका फूड पाइप हो गया जिससे खाना अंदर जा रहा है, आपकी आंतें इंटेस्टाइन हो गया। ये सारी चीजें क्या है? ऑर्गन है। ऑर्गन किससे बना है? टिश्यू से। टिश्यू किससे बना है? सेल से। और अगर मैं ऐसे कई ऑर्गन को मिला लूं, जैसे मैंने स्टमक, फूड पाइप, इंटेस्टाइन, इन सबको अगर मिलाया तो ये सारे ऑर्गन मिलके क्या बना देते हैं? एक ऑर्गन सिस्टम बना देते हैं। यहां कौन सा ऑर्गन सिस्टम बन गया? डाइजेस्टिव सिस्टम। ये डाइजेस्टिव सिस्टम क्या है? हमारा माउथ है, हमारे फूड पाइप है, हमारी स्टमक है, हमारी इंटेस्टाइन है, ये सब मिलके क्या बन गया? एक सिस्टम, डाइजेस्टिव सिस्टम यानी ऑर्गन सिस्टम। जैसे मैं कोई और ऑर्गन्स ले लेता हूं, मैंने ले लिया हार्ट, दिल ले लिया, ब्लड, खून ले लिया, ब्लड वेसल ले लिया जिसमें खून दौड़ता है, जो पाइप होते हैं अंदर, ब्लड वेसल। इन सारे ऑर्गन को मिलाओ तो एक नया ऑर्गन सिस्टम बन गया, सर्कुलेटरी सिस्टम। और ये ऑर्गन्स किससे बने हैं? टिश्यू से। टिश्यू किससे बने हैं? बहुत सारी सेल से। कहने का मतलब कि सेल को मिला मिला के बना टिश्यू, टिश्यू को मिला मिला के बने ऑर्गन, ऑर्गन्स को मिला मिला के बना ऑर्गन सिस्टम। जैसे इन ऑर्गन्स को मिलाया डाइजेस्टिव सिस्टम, इन ऑर्गन को मिलाया सर्कुलेटरी सिस्टम। और बहुत सारे ऑर्गन सिस्टम मिला लिए हमारी बॉडी में। डाइजेस्टिव सिस्टम है, सर्कुलेटरी सिस्टम है, रेस्पिरेटरी सिस्टम है, एक्सक्रीशन सिस्टम है। सारे अगर ऑर्गन सिस्टम को मिला लो तो बन जाता है ऑर्गेनिज्म। क्लियर है? तो याद रहेगा, सेल से बनते हैं टिश्यू, टिश्यू से बनते हैं ऑर्गन, ऑर्गन से बनता है ऑर्गन सिस्टम, और बहुत सारे ऑर्गन सिस्टम से बन जाता है ऑर्गेनिज्म। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्या है हमारा? डिस्कवरी ऑफ सेल। सेल की खोज कब हुई? तो याद रखना, बड़ा फेमस नाम है हुक साहब का, रॉबर्ट हुक। तो रॉबर्ट हुक ने 1665 में, ये वाला नाम हमेशा याद रहे, रॉबर्ट हुक ने कब? 1665 में पहली बार सेल की डिस्कवरी की। कहां मिली उन्हें सेल? टहलने जा रहे थे, टहलते टहलते उन्हें एक पेड़ दिखा और पेड़ का बार्क दिखा। बार्क क्या? पेड़ की सबसे आउटर सरफेस। क्या दिखा उनको? बार्क ऑफ अ ट्री। क्या दिखा? बार्क ऑफ अ ट्री। ये चीज, ये दिखता है पेड़ का ऐसे बाहर सा,
है ना, इस तरह का जिसको प्रोटेक्ट करता है हर चीज से। ये बार्क दिखा, इस बार्क को काट के ये घर लेके आ गए। असल में तो इस बार्क से एक कॉर्क बना था। कॉर्क देखा है ना, बोतल वोतल बंद करने के लिए यूज होता है कॉर्क। वो कॉर्क बना था, किससे बना था? इसी बार्क से बना था। और उस कॉर्क को उन्होंने एक माइक्रोस्कोप के अंदर देखा। कमाल की बात यह है, रॉबर्ट हुक साहब ने माइक्रोस्कोप भी खुद बनाया था। तो इस पेड़ की बार्क से, इस पेड़ की बार्क से, इस पेड़ की बार्क से क्या बना था? एक कॉर्क। कॉर्क देखा है, बोतल वोतल बंद करने के लिए होता है ढक्कन, कॉर्क। उस कॉर्क को उन्होंने माइक्रोस्कोप के जब अंदर देखा बेटा, तो माइक्रोस्कोप के अंदर वो कॉर्क ऐसा दिख रहा था। पेड़ की जो बार्क थी, जो आउटर सरफेस था पेड़ का, वो ऐसा दिख रहा था। इसको अगर मैं ध्यान से देखूं तो यहां पे आपको छोटे 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 घर दिख रहे हैं, छोटे छोटे रूम्स दिख रहे हैं, छोटे छोटे रूम्स दिख रहे हैं, मधुमक्खी के छत्ते जैसे छोटे छोटे रूम्स। इसको रॉबर्ट हुक ने बोला लिटिल रूम्स। क्या बोला इस चीज को उन्होंने? इस चीज को बोला इन्होंने लिटिल रूम। और इसी लिटिल रूम का नाम उन्होंने दिया सेल। तो ठीक है, तो रॉबर्ट हुक ने कैसे सेल की डिस्कवरी की? उनके पास एक कॉर्क था। क्या चीज थी उनके पास? उनके पास क्या था? कॉर्क था। किससे बना था? बार्क ऑफ अ ट्री, इस आउटर लेयर से। उसको उन्होंने अपने ही डिजाइन किए हुए माइक्रोस्कोप में देखा तो छोटे छोटे रूम्स दिखे, लिटिल रूम्स बोला, और इसी लिटिल रूम का नाम उन्होंने सेल दिया। तो सेल का जो नाम है वो किसने दिया? रॉबर्ट हुक ने। यही लिखा है, डिस्कवर्ड सेल एंड गेव द टर्म सेल। अब एक बात ध्यान देना, रॉबर्ट हुक साहब ने जो सेल ढूंढी थी वो कैसी थी? वो डेड सेल थी। ये जो पेड़ के बाहर बार्क, पेड़ के बार्क की जो ये सेल है, ये मरी हुई सेल थी। सन 1665 में पहली बार पता चला कि ये जो पेड़ का तना है, पेड़ का बार्क है, किससे बना है? मरे हुए सेल से बना है। इसके बाद अब रिसर्च होने लगी, डिस्कवरीज होने लगी, और लगभग 10 साल बाद ल्यूविन हुक साहब आए। एक दूसरे साइंटिस्ट आए। कौन? ल्यूविन हुक, एंटनी वैन ल्यूविन हुक। लगभग 10 साल बाद सन 1674 में इन्होंने ये देखा कि लिविंग सेल भी होती है। तो इन्होंने डिस्कवरी की लिविंग सेल में। कहां पे? पॉन्ड वाटर में। याद रखना, रॉबर्ट हुक ने क्या डिस्कवर किया था? डेड सेल। और ल्यूविन हुक ने क्या डिस्कवर की? पहली बार लिविंग सेल। यानी सन 1674 तक अब दुनिया को पता चल चुका था कि जो लिविंग ऑर्गेनिज्म है वो किससे बने हैं? छोटी छोटी सेल से बने हैं। और यहां से लगभग बेटा 150 साल तक ये दुनिया ये मानती रही कि हमारे अंदर जो सबसे छोटी फंडामेंटल यूनिट है, सबसे छोटी फंडामेंटल यूनिट है, वो सेल है। और सेल के अंदर कुछ भी नहीं है, सबने ये मान लिया। 150 साल बीत गए, रिसर्च होती गई, और फिर एक दूसरे रॉबर्ट आए, रॉबर्ट ब्राउन। अब ये रॉबर्ट नेम वैसे ही है जैसे यहां अंकित है इंडिया में, सब लोग रख लेते थे। तो करीब 150 साल बाद एक साइंटिस्ट आए रॉबर्ट ब्राउन नाम के, 1831। ईयर ये नहीं याद रखना, बस वो याद रखना, ये सब छोड़ देना। जिन्होंने बोला कि ऐसा नहीं है कि सेल के अंदर कुछ नहीं, इन्होंने कहा सेल के अंदर भी कुछ होता है। हम लोग बने हैं सेल से, और सेल भी किसी चीज से बनी है। इन्होंने सेल के अंदर डिस्कवर किया न्यूक्लियस। रॉबर्ट हुक ने डिस्कवर की सेल, रॉबर्ट ब्राउन ने डिस्कवर किया सेल के अंदर न्यूक्लियस। अब न्यूक्लियस क्या है? जैसे मान लो ये एक सेल है। ओए होए होए, एक चीज याद रखना, तुम लोग सेल सोचते हो ऐसी है, तो बेटा सेल 2D नहीं होता है, सेल 3D है, स्फीयर है पूरा। 2D कोई भी इस दुनिया में कोई चीज बेटा 2D नहीं है, सब 3D होता है। तो सेल एक 3D, एक स्फीयर है। उस सेल के उन्होंने कहा कहीं सेंटर में या साइड में एक गोला गोला दिख रहा है, एक स्फीयर अंदर और दिख रहा है छोटा सा, और उसको उन्होंने बोला वो क्या है? न्यूक्लियस। न्यूक्लियस क्या होता है बेटा? सेल का कंट्रोल सेंटर, कंट्रोल्स दी होल सेल। जैसे हमारा कंट्रोल सेंटर हमारा दिमाग है ना, हमारा सेंट्रल नर्वस सिस्टम है, वैसे ही सेल का कंट्रोल पूरा कौन करता है? न्यूक्लियस डिसाइड करता है सेल के अंदर क्या होगा। अब जब पहली बार सेल के अंदर कुछ मिल गया तो और साइंटिस्ट लग गए कि सेल के अंदर और कुछ होगा, और कुछ होगा। फिर आए पुरकिंजी। अब पुरकिंजी ने क्या बोला कि सेल के अंदर होता है प्रोटोप्लाज्म। प्रोटोप्लाज्म क्या है? सेल के अंदर जो भी है सब प्रोटोप्लाज्म है, सिवाय एक चीज के, आगे पढ़ लेंगे, सेल वॉल, अभी कंफ्यूज नहीं, सिंपल। सेल के अंदर जो भी है सब लिविंग है, और सब क्या है? प्रोटोप्लाज्म। सेल अपने आप में जिंदा है बेटा, लिविंग होती है, लिविंग होती है। तो उसको हमने बोला प्रोटोप्लाज्म सेल के अंदर। अब भाई ये न्यूक्लियस है, क्या करता है? कंट्रोल्स दी सेल। तो किसको कंट्रोल करेगा? किस चीज को कंट्रोल करेगा? अब ये भाई पीटी मास्टर है, पीटी मास्टर को बच्चे भी तो चाहिए जिसको कंट्रोल करना है। तो वो जो बच्चे हैं जो सेल के अंदर रहते हैं, वो किस में रहते हैं? प्रोटोप्लाज्म में। बहुत सारे बच्चे होते हैं जिनको न्यूक्लियस कंट्रोल करता है। क्लियर? चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट आई सेल थ्योरी। बहुत सिंपल है,
तीन साइंटिस्टों ने मिलकर एक सेल थ्योरी दी। सेल थ्योरी के 3 पॉइंट्स हैं, अच्छे से समझ लो। पहला मैथ्यू शिल्डन ने दिया। मैथ्यू शिल्डन ने क्या बोला? ऑल प्लांट्स आर मेड ऑफ सेल्स। इस दुनिया में जितने भी पेड़ पौधे फूल जो भी हैं, ऑल प्लांट्स आर मेड ऑफ सेल्स। बहुत सिंपल। फिर थियोडर शॉन आए। थियोडर शॉन ने क्या बोला? ऑल एनिमल्स आर मेड ऑफ सेल्स। इन्होंने कहा सारे जानवर और इंसान भी जानवर है, किससे बना है? सेल से। ये दोनों लोग ने थ्योरी साथ में दी थी। फिर एक और साहब आए, उनका नाम था रुडोल्फ वर्चू। रुडोल्फ वर्चू, इन्होंने बड़ी इंटरेस्टिंग बात बोली। इन्होंने कहा ऑल सेल्स केम फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल। ध्यान से, ऑल सेल्स केम फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल, यानी आज आप जो सेल देख रहे हो उसको जन्म देने वाली एक सेल रही होगी, और उस सेल को जन्म देने वाली भी कोई और सेल रही होगी, और उस सेल को जन्म देने वाली भी कोई और सेल रही होगी। तो इस दुनिया में पहली सेल कहां से आई? नहीं पता। सेल थ्योरी यही बोलता है ऑल प्लांट्स आर मेड ऑफ सेल, ऑल एनिमल्स आर मेड ऑफ सेल्स, एंड ऑल सेल्स केम फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल। यहां मान लो आपको कोई सेल दिख रही है, ये सेल कैसे बनी? इसके पहले कोई सेल होगी जो टूट के ऐसे 2 सेल बनाई होगी। ये सेल कैसे बनी? इसके पहले कोई सेल रही होगी जिसने टूट के 2 सेल बनाई होगी। ये सेल कैसे बनी? इसके पहले कोई सेल होगी जिसने टूट के 2 सेल बनाई होगी। यानी इस दुनिया में कोई भी सेल उठा लो, कहां से आई है? किसी प्रीवियस सेल से। ये वैसा ही है कि अंडा पहले आया या मुर्गी पहले आई, वही वाली प्रॉब्लम है। कोई भी सेल लो, कहां से आई? प्रीवियस सेल से। सेल थ्योरी क्लियर हो गई। ऑल प्लांट्स आर मेड ऑफ सेल, all animals are made of cell and all cells came from pre-existing cells. क्लियर? चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन आ गया, who discovered cell and nucleus? तो कमेंट करके लिखेंगे सेल किसने? रॉबर्ट हुक। न्यूक्लियस किसने? पॉज करो पॉज करो पॉज करो, रॉबर्ट ब्राउन। Why is cell called the structural and functional unit of life? तो इसको भाई कमेंट करके आपको बताना होगा, मैंने पढ़ा दिया। क्यों स्ट्रक्चरल और फंक्शनल यूनिट कहते हैं? ये सवाल एग्जाम में आता है, लिखना पड़ेगा इसको अपनी भाषा में। स्ट्रक्चरल और फंक्शनल यूनिट क्यों बोलते हैं सेल को? चलिए आगे बढ़ते हैं। अब है क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिज्म बेस्ड ऑन नंबर ऑफ सेल। अब समझो, इस दुनिया में अलग अलग तरह के ऑर्गेनिज्म हैं। हम हैं, शेर है, कुत्ता है, डोगेश भाई हैं, बिल्ली हैं, कैट भाई हैं, है ना, अपना बागड़ बिल्ला वो भी है, प्लांट्स हैं, बैक्टीरिया हैं, अलग अलग तरह के ऑर्गेनिज्म हैं। हर ऑर्गेनिज्म डिफरेंट नंबर ऑफ सेल से बना है। कोई ऐसा ऑर्गेनिज्म है जो एक ही सेल से बना है, कुछ ऐसे ऑर्गेनिज्म है जो 2 सेल से बने हैं, कुछ 100 सेल से बने हैं, कुछ लाखों सेल से बने हैं, कुछ करोड़ों 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 सेल से बने हैं। जैसे हम लोग ट्रिलियंस ऑफ सेल, करोड़ों करोड़ों सेल से बने हैं। तो इस बेसिस पे ऑर्गेनिज्म को 2 कैटेगरी में डिवाइड कर दिया। यहां पे भी कास्ट बन गई, हिंदू मुस्लिम हो गया भैया। यहां पे भी क्या? पहले बोला यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म। यूनि का मतलब 1, सेलुलर का मतलब सेल। तो यूनिसेलुलर मतलब सिंगल सेल वाले ऑर्गेनिज्म मेड अप ऑफ सिंगल सेल। इसका एक एग्जांपल अच्छे से याद रहना चाहिए, बैक्टीरिया। बेटा आपके पास तो करोड़ों 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 सेल है, बेचारी बैक्टीरिया के पास एक सेल। उसी एक सेल को बैक्टीरिया बोलते हैं। बैक्टीरिया के पास एक सेल है, नहीं नहीं, उसी एक सेल को बैक्टीरिया बोलते हैं। अमीबा, अमीबा बेटा एक तरह का प्रोटोजोआ होता है, ऐसे बना देते। अमीबा को भी बनाने को है ऐसे गुजुड़ 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 ऐसे तारा बना दो, अमीबा। पैरामीशियम, पैरामीशियम क्या? चप्पल बना दो। देख रहे, चप्पल एकदम लग रहा है, पैरामीशियम। ये सारे कैसे ऑर्गेनिज्म हैं? यूनिसेलुलर यानी सिंगल सेल वाले ऑर्गेनिज्म। बैक्टीरिया अच्छे से याद रखना, बैक्टीरिया के पास एक ही सेल है, अमीबा के पास एक ही सेल, पैरामीशियम चप्पल इसके पास भी एक ही सेल। दूसरा है मल्टी सेलुलर यानी मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म। मल्टी मतलब मेनी, सेलुलर मतलब सेल। इसका मतलब ऑर्गेनिज्म मेड ऑफ मोर देन 1 सेल, जिनके पास एक से ज्यादा सेल हो। एग्जाम्पल क्या हो गया? प्लांट्स हो गए, एनिमल्स हो गए, है ना, जितने भी पेड़ पौधे हैं इसमें बहुत सारी सेल होती है। एनिमल्स के पास बहुत सारी सेल होती है, हम भी एनिमल्स में आते हैं। इंसान के पास भी ट्रिलियंस ऑफ सेल होती है, और बेचारे बैक्टीरिया के पास सिर्फ एक सेल होती है, इतना छोटा होता है। क्लियर? अच्छा, एक चीज और देखो, शेप ऑफ सेल। अभी तक यार हमने जितनी भी बायो पढ़ी और जितना भी दुनिया में समझा, हमें लगता है सेल ऐसी होती है। यही सोचा था ना स्कूल में, से गोल सी सेल या ऐसे बना दी थी सेल, बस इतना ही सोचा था। नहीं बेटा, सेल ना बहुत नाना प्रकार की होती हैं, अलग अलग प्रकार की होती हैं। जैसे हमारी ये स्मूथ मसल सेल, ये क्या है? एक तरह की मसल सेल है, इसका नाम स्मूथ मसल सेल है, मसल्स में मिलती है। इसका शेप है स्पिंडल शेप्ड। स्पिंडल मतलब साइड साइड से पतला, बीच में मोटा, साइड साइड से पतला, बीच में मोटा। फॉर एग्जाम्पल हमारी ब्लड सेल्स, जैसे यहां पे रेड ब्लड सेल है,
रेड ब्लड पता है ना भाई, रेड ब्लड सेल, व्हाइट ब्लड सेल होती है ना। तो रेड ब्लड सेल कैसी होती है, बाई कॉनकेव। बाई कॉनकेव का मतलब ये दिख रहा है, ये देख रहा है, ये ऐसे अंदर घुसी हुई, और पीछे से भी ऐसे अंदर घुसी हुई, इधर से भी ऐसे अंदर घुसी हुई, और पीछे से भी ऐसे, अरे यार डांस क्यों हो रहा है, ऐसे और ऊपर से भी ऐसे, इसको बोलते हैं बाई कॉनकेव। तो बेटा सेल जरूरी नहीं राउंड राउंड हो, ऐसी भी हो सकती है, स्पिंडल शेप ऐसी भी हो सकती है। ये वाली सेल देखिए, ओवम सेल या एग सेल, बेटा ये तो सबसे जरूरी सेल है, इसी से हम सब पैदा होते हैं। ये क्या है, फीमेल की सेक्स सेल बोल सकते हो, लड़कियों की सेक्स सेल इसको बोल सकते हैं, ओवम या एग सेल। ये कैसी होती है, स्फेरिकल होती है, स्फीयर शेप में होती है। बेटा सारी सेल 3D होती है, 2D कुछ नहीं होता, स्फेरिकल शेप की है। फिर देखो एक बड़े काम की सेल, स्पर्म सेल्स। हाँ, सबके चेहरे पे हंसी आ रही है सर, स्पर्म सेल हम जानते हैं, इसको तो देखा, ये क्या बात कर रहा है। हाँ, इसके बेटा देखो एक हेड होता है, इसकी अपनी एक टेल होती है। अरे दादा, सेल में हेड भी है, टेल भी है, बड़ी कमाल की चीज है ये स्पर्म सेल। ये मेल की सेक्स सेल हो गई। ये भी बड़ी अजीब सी लग रही है, ये क्या है भाई, चोटी चोटी जैसा, ये है नर्व सेल्स, न्यूरॉन, न्यूरॉन नर्व सेल। ये क्या करती है बेटा, दिमाग को कहीं सिग्नल भेजना हो, या हमारे स्पाइनल कॉर्ड भी सिग्नल भेजता है, किसी बॉडी को सिग्नल भेजना हो, या बॉडी के पार्ट से सिग्नल कनेक्ट करना हो कि भाई क्या हो रहा है, आंखों से पूछ रहे हो तुम क्या देख रहे हो, नाक से बोल रहे हो तुम क्या सूंघ रहे हो। तो जो सिग्नल्स लेके आने वाली और सिग्नल्स लेके जाने वाली सेल, वो है न्यूरॉन सेल। अब इसमें देख, इसमें से फुचड़ा फुचड़ा ब्रांचिंग हो रखी है। क्या है, ब्रांचिंग हो रखी है। ये देख, यहां से एक पेड़ जैसा तना निकला है, पीछे भी ब्रांचिंग हो रखी है, ये भी सेल है। तुम सोचते हो सेल ऐसी है, जरूरी नहीं, सेल ऐसी भी हो सकती है, न्यूरॉन सेल। ऐसे यहां पे एक फैट सेल बना रखी है स्फीयर शेप में। तो बहुत अलग अलग शेप की, दुनिया में बहुत अलग अलग शेप्स की सेल होती है। चलिए आगे बढ़ते हैं, डिफरेंट साइज ऑफ सेल। अब सारी सेल सेम साइज की नहीं होती बेटा, है ना। आपकी बॉडी की जो अलग अलग सेल्स हैं वो एक साइज की नहीं है। आप अपने हार्ट की सेल्स देखो, अपनी लिवर की सेल्स देखो, अपनी किडनी की सेल्स, सही हाथ है कि नहीं पता नहीं, हाँ, तो उन सब की अगर आप शेप देखोगे, साइज देखोगे, सब साइज अलग अलग है। आप अपनी बॉडी से एक सेल निकालो, एक सेल कुत्ते की बॉडी से निकालो, उनका साइज भी अलग अलग होगा। ह्यूमन बॉडी की जो सबसे बड़ी लिविंग सेल होती है वो होती है ओवम या एग सेल। किसमें मिलती है, फीमेल्स में मिलती है। और ह्यूमन बॉडी की सबसे छोटी जो लिविंग सेल है वो क्या है, स्पर्म सेल होती है। ये कहां मिलती है, मेल्स में होती है स्पर्म सेल, और फीमेल में होती है एग सेल। ये ह्यूमन बॉडी की लार्जेस्ट और स्मॉल सेल हुई, स्मॉलेस्ट। पर अगर मैं दुनिया की बात करूं, इस दुनिया की सबसे छोटी सेल क्या है, माइकोप्लाज्मा। ये क्या, एक तरह का बैक्टीरिया होता है, माइकोप्लाज्मा क्या चीज है, ये भी एक तरह का बैक्टीरिया है, माइकोप्लाज्मा, इस दुनिया की स्मॉलेस्ट सेल। इसका एक और नाम दे रखा है पपलू, क्या, पीपीएलओ, पपलू माइकोप्लाज्मा, प्लूरो निमोनिया लाइक ऑर्गेनिज्म, इनकी वजह से हमें निमोनिया हो जाता है। क्या है, एक तरह का बैक्टीरिया, स्मॉलेस्ट सेल। और इस दुनिया की सबसे बड़ी लिविंग सेल, इस दुनिया की लार्जेस्ट लिविंग सेल क्या है, ऑस्ट्रिच का अंडा। ये पूरा अंडा बेटा एक सेल है, मतलब बाहर की कवरिंग छोड़ दो, बाहर की कवरिंग हटाती है, उसके अंदर पूरा क्या है, ये एक सिंगल सेल है, ऑस्ट्रिच एग सेल। तो डिफरेंट साइज ऑफ सेल भी होता है। आगे बढ़ते हैं। अब आया कि भाई सेल किस चीज से बनी है, सेल 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 तो पढ़ लिया, थोड़ी देर पहले पढ़ा था सेल के अंदर भी कुछ होता है। क्या होता है, इसी पे पूरा चैप्टर बेस्ड है। स्ट्रक्चरल कंपोनेंट्स ऑफ सेल, व्हाट इज सेल मेड अप ऑफ, सेल किन चीजों से बनी है। यहां जो आप सामने देख रहे हैं बेटा, ये एक प्लांट सेल है। हाँ बेटा, हर सेल अलग अलग होती है, प्लांट सेल, एनिमल सेल तो बहुत अलग होती है, वो हमें डिफरेंस पढ़ना पड़ेगा, एग्जाम में भी आता है। मैंने ये एक प्लांट की सेल ले ली। अब देखो, जो इसके सबसे बाहर ये आपको हरा हरा दिख रहा है, एकदम डार्क हरा हरा दिख रहा है, इसको बोलते हैं सेल वॉल। ये हमें डिटेल में पढ़ना है। सबसे बाहर वाला जो लेयर है इसको बोलते हैं सेल वॉल। इसके बाद जो अंदर एक हरी हरी लेयर एक और दिख रही होगी, ये दिख रही है, थोड़ी लाइट सी दिख रही है सबको, ये वाली लेयर अंदर वाली, इसको बोलते हैं प्लाज्मा मेम्ब्रेन या सेल मेम्ब्रेन। घबराओ नहीं, घबराओ नहीं, सब डिटेल में पढ़ेंगे, अभी बस ऊपर ऊपर से बता रहा हूं, सिर्फ ऊपर ऊपर से। बाहर वाली जो लेयर है इसको बोला सेल वॉल। ये सिर्फ बेटा प्लांट सेल में होती है, इसीलिए प्लांट सेल दिखाया। इसके बाद जो नेक्स्ट लेयर है जो अंदर दिख रही है, इसको बोलते हैं प्लाज्मा मेम्ब्रेन या सेल मेम्ब्रेन। इसके बाद देखो पूरे सेल में हरा 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 बिखरा हुआ है, ये दिख रहा है, पूरे सेल में एक लाइट ग्रीन है। तो बेटा पूरे सेल में क्या होता है, एक फ्लूइड लाइक सब्सटेंस पूरे सेल में ऐसे 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 होता है, एक जेली जैसा सब्सटेंस। ये जो आपको दिख रहा है, ये जो आपको दिख रहा है, ये दिख रहा है, ये दिख रहा है, ये पूरा जो हरा हरा है, ये एक फ्लूइड लाइक सब्सटेंस है जो पूरे सेल में स्प्रेड आउट होता है। इस सब्सटेंस को बेटा हम बोलते हैं साइटोप्लाज्म। क्या है, फ्लूइड कंटेंट इनसाइड प्लाज्मा मेम्ब्रेन। ये प्लाज्मा है,
इसके अंदर अभी एक एक डिटेल में पढ़ाएंगे, टेंशन। तो बेटा सबसे बाहर वाली कवरिंग सेल वॉल, उसके अंदर प्लाज्मा मेम्ब्रेन, उसके अंदर जो फ्लूइड है पूरा जेली जैसा होता है, फ्लूइड भी बोल सकते हो इसको, जेली भी बोल सकते हो, जेली जैसा होता है साइटोप्लाज्म। फिर देखो यहां पे आपको एक बड़ा सा ऐसे गोल दिख रहा होगा, ये क्या है? सेल गोल, उसके अंदर कुछ गोल, ये गोल क्या है? न्यूक्लियस, कंट्रोल सेंटर ऑफ द सेल। फिर आप देखो आपको बहुत सी चीजें दिख रही होगी, ये दिख रहा होगा ऐसे ट्यूब जैसा खच 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 खच, ये आपको बड़ा सा एक बैग दिख रहा होगा, ये आपको दिख रहा होगा ऐसे चिंग जिंग 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 एनर्जी निकल रही है, जिंग 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 जिंग, ये आपको हरा 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 कुछ दिख रहा होगा, ये आपको स्टैक्स दिख रहे होंगे। ये जो छोटे 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 छोटी छोटी चीजें बिखरी हुई है, इनको बोलते हैं सेल ऑर्गेनल्स। सेल ऑर्गेनल्स। भाई आपकी बॉडी में क्या है? ऑर्गन्स हैं, आंखों से देखते हो, मुंह से गालियां बक, कान से गंदी गंदी बातें, अरे क्या बोल रहा हूं, नाक से खाने की महक। तो जैसे आपके ऑर्गन्स कुछ काम करते हैं, वैसे ही सेल के ऑर्गेनल्स होते हैं जो कुछ काम करते हैं, छोटे 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 बहुत सारे। तो ये सारी चीजें हमें डिटेल में पढ़नी है। सेल वॉल पढ़ेंगे, सबसे आउटर वाली कवरिंग, फिर प्लाज्मा मेम्ब्रेन, उसके अंदर वाली कवरिंग, साइटोप्लाज्म बता दिया, फ्लूइड है जिसके अंदर सब कुछ है, न्यूक्लियस बहुत डिटेल में पढ़ना है, और फिर एक 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 ये जो ऑर्गेनल है इनके पूरे फंक्शन पढ़ेंगे। सेल किससे देखती है, किससे सुनती है, किससे खाती है, देखते हैं आगे, स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहली चीज आ गई सेल वॉल। अब बेटा सेल वॉल के बारे में सबसे पहली चीज समझ लो कि ये प्लांट्स में होती है, एनिमल्स में नहीं। एग्जाम में आता है डिफरेंस, एनिमल सेल और प्लांट सेल में डिफरेंस। तो सेल वॉल कहां होती है? प्लांट्स में होती है, एनिमल्स में नहीं। और कहां होती है? बैक्टीरिया में होती है। और कहां होती है? फंजाई में होती है। सेल वॉल क्या है? ये सबसे बाहर वाली लेयर, ये लेयर दिख रही है आपको, ये पूरी सेल वॉल है। ये क्या होती है बेटा? बहुत ही रिजिड, एकदम कठोर सी एक वॉल है, जिसको तोड़ के कोई अंदर नहीं जा सकता, जिसको तोड़ के सेल के अंदर से चीजें बाहर नहीं निकल सकती। पूरे सेल को क्या देती है? कि स्ट्रेंथ दे देती है कि हम टाइट खड़े हैं, दीवार बनी है कमरे के अगल बगल, तो बाहर से चीजें अंदर ना आए, अंदर से चीजें बाहर ना जा पाए, उसके लिए। रिजिड होती है, नॉन फ्लेक्सिबल है, फ्लेक्सिबल नहीं, ऐसे ऐसे नहीं करेगी। आउटर मोस्ट कवरिंग, एक बात ध्यान से याद रखना कि ये नॉन लिविंग होती है। पूरे सेल में एक यही चीज होती है जो नॉन लिविंग होती है, इसके अंदर सब लिविंग होता है। तो सेल वॉल के बारे में खास बात याद रखना कि कैसी होती है? नॉन लिविंग होती है, नॉन लिविंग और बहुत रिजिड होती है। नॉन लिविंग किस में मिलती है? प्लांट्स में, बैक्टीरिया में, फंगाई में, एनिमल्स में नहीं मिलती। फॉर्म्स आउटर कवरिंग ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन। अब बेटा इसके जस्ट अंदर ये जो दिख रहा है ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, इसकी ये आउटर कवरिंग बनाती है। क्या करती है? प्रोवाइड शेप एंड स्ट्रक्चरल स्ट्रेंथ टू प्लांट सेल। इंपॉर्टेंट याद होना चाहिए, सेल वॉल का फंक्शन यहां पे दिया है, जहां इंपॉर्टेंट लिखे रट लेना। क्या बोला? प्रोवाइड शेप एंड स्ट्रक्चरल स्ट्रेंथ टू प्लांट सेल। शेप देता है कि शेप यही रहेगा, स्ट्रेंथ देता है कि इससे हिलोगी डिलोगी नहीं। प्रोटेक्ट द सेल फ्रॉम मैकेनिकल डैमेज। मान लो बाहर से बहुत सारा पानी आके सेल को ऐसे दबाए, तो सेल को ये दबने से बचाएगा। और सेल के अंदर बहुत पानी भर गया, सेल ऐसे फैल रही है, तो सेल को फटने नहीं देगा। तो किससे बचाता है? मैकेनिकल डैमेज से बचाता है, सेल को बर्स्ट होने से बचाता है। प्रिवेंट्स फ्रॉम बर्स्टिंग, प्रिवेंट्स फ्रॉम बर्स्टिंग, सेल को फटने से बचाता है। तो ये इसके दो फंक्शंस हो गए, एक तो स्ट्रेंथ और शेप देना, और एक मैकेनिकल डैमेज से बचाना। अब बेटा आपने देखा सेल वॉल नॉन लिविंग है, रिजिड है, और कहां है? प्लांट्स, बैक्टीरिया, फंगाई में। प्लांट्स की जो सेल वॉल होती है, ये एग्जाम में पूछता है कि किससे बनी है। तो याद रखना प्लांट्स की जो सेल वॉल है वो बनती है सेल्यूलोज से। किससे बनी है? सेल्यूलोज से। और सेल्यूलोज क्या चीज होती है बेटा? लॉन्ग चेन्स ऑफ कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन। कार्बन एटम, हाइड्रोजन एटम, ऑक्सीजन एटम के कुछ ऐसे कॉम्प्लेक्स सा कुछ बनता है, और उसकी बहुत लंबी चेन बनती है, उसको बोलते हैं, बस ये याद रखना आप एग्जाम के लिए, सेल्यूलोज से बनती है प्लांट की सेल वॉल। बैक्टीरिया और फंगाई की आपके एग्जाम में नहीं पूछता तो मैं नहीं बता रहा। प्लांट की किससे बनती है? सेल्यूलोज से बनती है। सेल वॉल समझ में आ गया? क्लियर है एकदम? किसमें होती है? प्लांट्स में, बैक्टीरिया में, फंगाई में, एनिमल्स में नहीं होती। आउटर मोस्ट कवरिंग है, नॉन लिविंग है, रिजिड है, शेप देती है, स्ट्रेंथ देती है, डैमेज से बचाती है। और प्लांट में किससे बनी है? सेल्यूलोज से, सिर्फ प्लांट सेल में होती है। नेक्स्ट आ गया प्लाज्मा मेम्ब्रेन या सेल मेम्ब्रेन। सेल वॉल के अंदर जस्ट जो लेयर थी उसको बोलते हैं प्लाज्मा मेम्ब्रेन या सेल मेम्ब्रेन। ये वाली देखो ध्यान से, ये जो नेक्स्ट लेयर आपको दिख रही होगी, दूसरा कलर ले लेता हूं, ये वाली जो लेयर दिख रही है,
ये क्या है? प्लाज्मा मेम्ब्रेन या सेल मेम्ब्रेन, प्लाज्मा मेम्ब्रेन या सेल मेम्ब्रेन। अब बेटा ये जो होता है ना प्लाज्मा मेम्ब्रेन या सेल मेम्ब्रेन, ये सभी सेल के पास होता है, चाहे प्लांट हो, एनिमल हो, ये किसके पास होता है? ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म। तो ये जो सेल मेम्ब्रेन है, जो अगली लेयर आपको दिखी, ये सभी लिविंग ऑर्गेनिज्म में हमारे पास भी है। जैसे कोई पूछ ले कि आपकी बॉडी की स्पर्म सेल्स में सेल वॉल होगी या नहीं, पॉज करके कमेंट करके बताओ, देखें कितना समझ में आया। आपकी बॉडी की स्पर्म सेल्स में सेल वॉल होगी कि नहीं? सेल वॉल प्लांट्स में होती है, एनिमल्स में नहीं होती। हम क्या हैं? एनिमल्स हैं, यानी हमारी स्पर्म सेल्स में सेल वॉल नहीं होगी, हमारी हार्ट की सेल में सेल वॉल नहीं होगी, हमारे न्यूरॉन सेल में, हमारी किसी भी सेल में सेल वॉल नहीं। पर अब जो चीज आई प्लाज्मा मेम्ब्रेन या सेल मेम्ब्रेन, ये सारी लिविंग सेल्स में होती है, अगली जो लेयर आई। अच्छा, आउटर मोस्ट लिविंग कवरिंग ऑफ द सेल, बेटा ये लिविंग है। हमने अभी देखा कि जो हमारी सेल वॉल थी नॉन लिविंग थी, ये कैसी है? लिविंग कवरिंग ऑफ द सेल। प्लाज्मा मेम्ब्रेन इज फ्लेक्सिबल एंड लिविंग, ये फ्लेक्सिबल भी है। सेल वॉल फ्लेक्सिबल नहीं थी, ये फ्लेक्सिबल है, ऐसे ऐसे भी हो जाएगा। कुछ चीजें सेल के अंदर आनी है तो आने देगा, कुछ चीजें सेल से बाहर जानी है जाने। अरे भाई सेल को सांस नहीं लेनी क्या? अरे आप सांस ले रहे हो, फंक्शनल यूनिट क्या है आपकी? सेल, फंडामेंटल फंक्शनल यूनिट सेल। सेल को भी सांस लेनी है तो सेल को ऑक्सीजन चाहिए, तो ये अंदर जाने देगा। सेल को कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकालनी है, बाहर जाने देगा। सेल को पानी पीना है, पानी को अंदर जाने देगा। कैसा है बेटा ये? फ्लेक्सिबल एंड लिविंग। और साथ साथ अभी एक चीज बड़े ध्यान से बताता हूं, मेड अप ऑफ लिपिड्स एंड प्रोटीन्स। याद रखना, याद रखना, सेल मेम्ब्रेन या प्लाज्मा मेम्ब्रेन किससे बना है? लिपिड्स और प्रोटीन्स। एग्जाम में पूछ लेता है, इंपॉर्टेंट, किससे बना है? लिपिड्स एंड प्रोटीन्स। ये किस चीज से बना है? दो चीजों से बना है, लिपिड्स एंड प्रोटीन से बना है। अब थोड़ा समझाओ सर, प्रोटीन्स तो चलो थोड़ा बहुत पता है, प्रोटीन पाउडर आउडर हम लोग लेते हैं, जिम विम जाते हैं। लिपिड क्या चीज है? लिपिड आप समझ लो बेटा तेल जैसी कोई चीज जो पानी में फ्लोट करे, डूबे ना पानी में, सॉल्युबल ना हो, उसको हम लोग बोलते हैं लिपिड, है ना, एक तरह का मॉलिक्यूल है। तो लिपिड क्या है? तेल जैसा कुछ है। तो लिपिड और प्रोटीन से ये बनी है। बगल में एक चीज लिखी है बाई लेयर। अब ये बाई लेयर क्या है तो ध्यान से सुनो, ये जो लिपिड और प्रोटीन से ये बनी है, इसकी बाई लेयर है, अभी दिख जाएगी आपको, टेंशन नहीं। ये रहा प्लाज्मा मेम्ब्रेन, फ्लेक्सिबल है, सभी सेल में है, लिविंग है। और यहां पे इसकी बाई लेयर है, देखो एक लेयर ये है, एक लेयर ये है। कैसी लेयर हो गई? बाई लेयर। देखो एक लेयर ये है, एक लेयर ये है, तो इसकी बाई लेयर होती है। ये जो बीच में आपको दिख रहे हैं ये है प्रोटीन्स, ये जो दिख रहे हैं ये है प्रोटीन्स, ये है प्रोटीन्स। और ये क्या है? ये है आपका लिपिड। दिस थिंग इज लिपिड एंड दीज थिंग्स आर प्रोटीन्स। तो लिपिड्स और प्रोटीन से बनी है। और लिपिड की कैसी लेयर है? हमें दिख रहा है लिपिड की कैसी लेयर है? बाई लेयर है। अब ये जो लिपिड की बाई लेयर है, ये किससे बनती है? ये बनती है फॉस्फोलिपिड से। एक पर्टिकुलर तरह का लिपिड है। कौन सा लिपिड है? फॉस्फोलिपिड बाइलेयर। फॉस्फोलिपिड बाइलेयर क्या होती है? ये पर्टिकुलर एक मॉलिक्यूल है। इसका ये हेड है, ये इसकी टेल है, ये हेड है, ये टेल है। तो देखो एक लेयर ये हो गई, एक लेयर ये हो गई, कितनी लेयर हो गई? बाइलेयर। अब ध्यान से देखो, एक लेयर का सर किस तरफ होगा? सेल के अंदर, और इसकी टेल किधर होगी? सेल से बाहर की तरफ। दूसरी लेयर का सर किधर होगा? सेल से बाहर, और टेल सेल के अंदर। मतलब एक इसका हेड किस तरफ होगा? सेल के अंदर की तरफ। एक हेड किस तरफ होगा? सेल के बाहर। और ये जो टेल्स हैं ये एक दूसरे में मर्ज होंगी। जरा ध्यान से देखो, ये फॉस्फोलिपिड बाइलेयर दिख रहा है, ये रही, ये रही, ये यहां इसका हेड, ये इसकी टेल, यहां इसका हेड, ये इसकी टेल। दिखाई पड़ रहा है क्या? थोड़ा और बड़ा करें, ये यहां इसका हेड, ये इसकी टेल, यहां इसका हेड, ये इसकी टेल। तो फॉस्फोलिपिड, ये हेड, ये टेल, ये हेड, ये टेल। तो हेड, एक का हेड सेल की तरफ, एक का हेड सेल के बाहर, और दोनों की टेल अंदर। इसको हम लोग क्या बोलते हैं? फॉस्फोलिपिड बाइलेयर। कितनी लेयर है बेटा? दो लेयर है, याद रखना है। फॉस्फोलिपिड बाइलेयर होती है इसमें, ठीक है। ज्यादा, हाँ आप सही है। फॉस्फोलिपिड बाइलेयर किससे किससे बना है? लिपिड्स एंड प्रोटीन्स। और लिपिड की बाइलेयर, और प्रोटीन कहां है? ये रहे प्रोटीन्स, ये जो बीच बीच में दिख रहे हैं, ठीक है। प्लाज्मा मेम्ब्रेन इज कॉल्ड सेलेक्टिवली परमिएबल। बेटा इस पे सवाल एग्जाम में डायरेक्टली पूछता है।
प्लाज्मा मेम्ब्रेन को क्या बोलते हैं? सेलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन। ये सेलेक्टिवली परमिएबल का मतलब, परमिएबल मतलब होता है जिससे आप अंदर जा सकें, बाहर आ सकें, जिसमें परमिट हो, परमिशन है ना, मैम मे आई कम इन, हाँ वो कि परमिशन है। पर कैसी परमिशन है? सेलेक्टिवली परमिशन है। मतलब प्लाज्मा मेम्ब्रेन डिसाइड करता है, ए तुम क्लास के अंदर आओ, ए तुम क्लास के बाहर जाओ। ये खुद डिसाइड करता है कि किसी स्पेसिफिक चीज को मुझे अंदर लेना है या किसी स्पेसिफिक चीज को बाहर करना है, कोई और डिसाइड नहीं कर सकता। बिकॉज इट अलाउज एंट्री एंड एग्जिट यानी ट्रांसपोर्ट, एंट्री एंड एग्जिट यानी ट्रांसपोर्ट ऑफ सर्टेन स्पेसिफिक मटेरियल्स थ्रू इट, सभी मटेरियल्स को ट्रांसपोर्ट करने नहीं देता। और समय समय की बात है, समय समय की बात है भाई, अभी क्लास स्टार्ट हुए 20 मिनट हो गए, अब आप पहुंचोगे तो भले ही आप टीचर के फेवरेट हो, टीचर को भी तो पूरी क्लास सामने दिखाना है क्या कि भाई हम किसी की चापलूसी नहीं सुनते हैं। क्लास का मॉनिटर नहीं होता है, बड़ा चापलूसी करता है मैम की, और मैम भी उसको हमेशा फेवरेटिज्म करती हैं, हमेशा उसके तरफदारी कर देती हैं। पर अगर मान लो 20 मिनट लेट आया तो मैम को भी तो अपनी इमेज क्लास के सामने बचानी है, तो नहीं आने देंगे। तो समय की बात भी होती है भाई, किस समय किस चीज को अंदर जाने दे, किस समय किस चीज को बाहर जाने दे। अलाउज एंट्री एंड एग्जिट ऑफ सर्टेन स्पेसिफिक मटेरियल थ्रू इट। ठीक है, अब समझो, मूवमेंट ऑफ मटेरियल्स थ्रू प्लाज्मा मेम्ब्रेन इज ऑफ टू टाइप्स। अभी आपने देखा प्लाज्मा मेम्ब्रेन कैसा है, सेलेक्टिवली परमिएबल, मटेरियल्स को अंदर जाने देता है, बाहर जाने देता है। पर ये जो मूवमेंट है मटेरियल की, ये दो तरह से होती है, बड़ा इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछता है। एक तो ये याद रखना सेलेक्टिवली परमिएबल, ये पूछता है, और दो तरह से मूवमेंट होती है प्लाज्मा मेम्ब्रेन से। वो दो तरह की मूवमेंट क्या है, वो दो तरह के ट्रांसपोर्ट क्या है? ट्रांसपोर्ट अक्रॉस मेम्ब्रेन, सेल मेम्ब्रेन के अंदर और बाहर जाने का जो ट्रांसपोर्ट है, दो तरह से होता है। एक है पैसिव ट्रांसपोर्ट, एक है एक्टिव ट्रांसपोर्ट। पैसिव ट्रांसपोर्ट बेटा वो ट्रांसपोर्ट जो अपने आप हो जाए। अब कोई भी चीज कहां जाती है? वहां जाती है जहां वो चीज कम हो। मैं यहां पे बहुत सारा ऐसे पानी डाल दूं तो पानी किधर जाएगा? जिस तरफ पानी कम होगा। तो कोई भी चीज खुद से कहां मूव करती है? अपने हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन की तरफ। तो मूवमेंट ऑफ मॉलिक्यूल्स फ्रॉम देयर हायर कंसंट्रेशन टू लोअर कंसंट्रेशन, इसको क्या बोलते हैं? पैसिव ट्रांसपोर्ट। अपने आप हो जाता है। कैसे? मूवमेंट ऑफ मॉलिक्यूल्स फ्रॉम हायर कंसंट्रेशन टू लोअर कंसंट्रेशन। पैसिव ट्रांसपोर्ट क्या है? हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन, अपने आप हो जाता है। नो एनर्जी इज रिक्वायर्ड, इसमें किसी एनर्जी की रिक्वायरमेंट नहीं होती है। दूसरा क्या है? एक्टिव ट्रांसपोर्ट है। एक्टिव ट्रांसपोर्ट मतलब एनर्जी लगा के ट्रांसपोर्ट हमें करना पड़ेगा, खुद से करना पड़ेगा। ये क्या होता है? मूवमेंट ऑफ मॉलिक्यूल्स फ्रॉम लोअर कंसंट्रेशन टू हायर। अब किसी चीज की कहीं कंसंट्रेशन कम है, वहां से उसको वहां ले जाना जहां, अब सोचो एक रूम में बहुत सारे लोग भरे हैं, बाहर हमारे पास दो लोग और हैं। अब उन दो लोग को अंदर रूम में घुसाना टफ होगा कि नहीं? क्योंकि ऑलरेडी बहुत भरे हैं। तो लोअर कंसंट्रेशन से हायर कंसंट्रेशन में लाना टफ है। रूम में बहुत सारे लोग भरे हैं, दरवाजा खोलो, दो तीन लोग झड़ाक से ऐसे करके बाहर गिरेंगे। देखा नहीं है ट्रेन में ऐसे लटक के लोग ऐसे जाते रहते हैं, ट्रेन रुकी, धड़ाक से एक दो गिर गए, क्योंकि हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन अपने आप होता है। एक्टिव ट्रांसपोर्ट क्या है? इसका जस्ट उल्टा है, मूवमेंट ऑफ मॉलिक्यूल्स फ्रॉम देयर लोअर कंसंट्रेशन टू हायर, लोअर से हायर। अब लोअर से हायर अपने आप नहीं जाएंगे। रूम पूरा भरा है, बाहर दो लोग हैं, दरवाजा खोला कि भाई अंदर जाओ, अंदर वाले लोग ही बाहर आ रहे हैं, तो फिर क्या करोगे? बाहर वाले लोगों को ऐसे धक्का दे के, ऐसे एनर्जी लगा के, घुस, ए बंद कर, ए जा अंदर। यानी एक्टिव ट्रांसपोर्ट में एनर्जी लगती है। एनर्जी इज रिक्वायर्ड इन द फॉर्म ऑफ एटीपी। एटीपी क्या है बेटा? एनी टाइम पढ़ाई नहीं। एटीपी क्या है बेटा? जैसे हम लोग बोलते हैं ना कि पैसा दे दो, पैसा, रुपया दे दो। तो सेल के अंदर ना पैसे रुपए का सिस्टम नहीं है, क्रिप्टो इप्टो भी नहीं है, बिटकॉइन भी नहीं है, सोना वोना भी नहीं चलता। सेल के लिए क्या सोना, सब धूल बराबर। सेल के अंदर चलती है एटीपी की ताकत। एटीपी है सेल के अंदर की करेंसी, यानी एनर्जी। तो सेल के अंदर जो एनर्जी होती है वो एटीपी होती है, एटीपी के मॉलिक्यूल होते हैं। तो इसीलिए हमें इसमें एनर्जी चाहिए होगी, किस फॉर्म में? एटीपी के फॉर्म में। एटीपी क्या है बेटा? आप याद रखना, एनर्जी के मॉलिक्यूल्स हैं। आगे और डिटेल में पढ़ाएंगे। एनर्जी के मॉलिक्यूल्स हैं, सेल के अंदर की करेंसी है। तो इसमें एनर्जी चाहिए होगी, इसमें एनर्जी नहीं चाहिए होगी, अपने आप हो जाएगा। अच्छा, कुछ और डिफरेंस है एग्जाम में आए तो? इट इज कंपैरेटिवली स्लो प्रोसेस, इट इज अ रैपिड प्रोसेस, नॉट अफेक्टेड बाय टेम्परेचर, अफेक्टेड बाय टेम्परेचर। अच्छा, ये ध्यान देना, पैसिव में क्या होता है? सिर्फ स्मॉल मॉलिक्यूल्स
और वाटर मॉलिक्यूल्स शो पैसिव ट्रांसपोर्ट। अपने आप बेटा सिर्फ छोटे मॉलिक्यूल ही इधर से उधर जाएंगे, बड़े बड़े मॉलिक्यूल थोड़ी अपने आप जाएंगे, उसमें तो एनर्जी लगेगी। तो बड़े मॉलिक्यूल में हमेशा एनर्जी लगती है। तो लार्ज मॉलिक्यूल्स शो एक्टिव ट्रांसपोर्ट, इसके अंदर एनर्जी रिक्वायर्ड। स्मॉल मॉलिक्यूल, वाटर मॉलिक्यूल में एनर्जी नहीं लगती, पैसिव ट्रांसपोर्ट। दो एग्जांपल पकड़ लो। पैसिव ट्रांसपोर्ट का बड़ा इंपॉर्टेंट है ऑस्मोसिस एंड डिफ्यूजन, और एक्टिव ट्रांसपोर्ट का एंडोसाइटोसिस, एक्सोसाइटोसिस। अभी सब आगे डिटेल में पढ़ेंगे, पर आपको ये ना याद होने चाहिए। पूछ लेगा एग्जाम में कि एंडोसाइटोसिस किसका एग्जाम्पल है, तो एंडोसाइटोसिस, एक्सोसाइटोसिस एक्टिव। एक्टिव मतलब लोअर टू हायर, बड़े बड़े मॉलिक्यूल्स, एनर्जी लगेगी। पैसिव मतलब हायर टू लोअर, छोटे छोटे मॉलिक्यूल्स खुद से चले जाएंगे, एनर्जी नहीं लगेगी। यहां पे ऑस्मोसिस एंड डिफ्यूजन पैसिव ट्रांसपोर्ट में। अब देखो क्वेश्चन आ गया, चलो सब लोग कमेंट करके खुद ही बता दो सवाल का आंसर। वाई सेल मेम्ब्रेन कॉल्ड अ सेलेक्टिवली परमेबल मेम्ब्रेन? कर लेंगे, सेलेक्टिवली परमेबल क्यों कहते हैं? बिकॉज इट अलाउज एंट्री एंड एग्जिट ऑफ सर्टेन स्पेसिफिक मटेरियल्स थ्रू इट। गिव टू एग्जांपल्स ईच ऑफ पैसिव एंड एक्टिव ट्रांसपोर्ट। तो पैसिव के दो हो गए, ऑस्मोसिस, डिफ्यूजन, याद रखना ऑस्मोसिस डिफ्यूजन। और एक्टिव के दो हो गए, एंडोसाइटोसिस, एक्सोसाइटोसिस, एंडोसाइटोसिस, एक्सोसाइटोसिस। चलिए आगे भी डिटेल में पढ़ने भी है, टेंशन नहीं। पैसिव ट्रांसपोर्ट का पहला एग्जांपल डिफ्यूजन। पैसिव है मतलब नो एनर्जी रिक्वायर्ड, मतलब छोटे छोटे मॉलिक्यूल है, कहां से कहां जाएंगे, हायर से लोअर जाएंगे, एनर्जी नहीं चाहिए होगी, छोटे छोटे मॉलिक्यूल्स होंगे। तो डिफ्यूजन पहला एग्जांपल। स्पॉन्टेनियस, बेटा स्पॉन्टेनियस मतलब ऑन इट्स ओन, खुद से हो जाने वाला। स्पॉन्टेनियस मूवमेंट ऑफ सब्सटेंसेस, कौन से सब्सटेंस? सॉलिड्स हो सकते हैं, लिक्विड्स हो सकते हैं, गैसेस हो सकते हैं, पर छोटे मॉलिक्यूल्स। फ्रॉम रीजन ऑफ हाई कंसेंट्रेशन टू लो कंसेंट्रेशन, छोटे छोटे मॉलिक्यूल्स खुद से मूव करेंगे, बिना एनर्जी के मूव करेंगे, मतलब बिना एनर्जी दिए मूव करेंगे। फ्रॉम हाई कंसेंट्रेशन टू लो कंसेंट्रेशन, इसमें एनर्जी रिक्वायर्ड नहीं होगी, एनर्जी कहीं बाहर से चाहिए नहीं होगी। कहां से कहां मूव करेंगे मॉलिक्यूल्स? हायर से लोअर। जैसे एग्जांपल देखो, ये सेल है, अब सेल को सांस लेनी है, ये हमारी क्या है? सेल है, और ये सेल का सेल मेम्ब्रेन या प्लाज्मा मेम्ब्रेन, ये चीज क्या है? देखो ये येलो येलो क्या दिखाया है? प्लाज्मा मेम्ब्रेन। क्या है? सेलेक्टिवली परमिएबल। अब मान लो सेल को सांस लेनी है, दम घुट रहा है, बाहर ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल ज्यादा हैं, अंदर ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल कम है, सेल का दम घुट रहा है, तो सेल क्या करेगी? ऑक्सीजन फ्लो करेंगे फ्रॉम देयर हायर कंसेंट्रेशन टू लोअर कंसेंट्रेशन। ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल फ्लो कर गए अपनी हाई कंसेंट्रेशन से लो कंसेंट्रेशन में। क्या है? डिफ्यूजन है। कार्बन डाइऑक्साइड, बेटा सेल के अंदर बहुत कार्बन डाइऑक्साइड हो गई, सेल को बाहर निकालनी है, दम घुट रहा है सेल का, बाहर कार्बन डाइऑक्साइड कम हो रखी है, तो कार्बन डाइऑक्साइड अपनी हायर कंसेंट्रेशन से लोअर कंसेंट्रेशन में खुद से मूव कर जाएगी बिना किसी बाहर से एनर्जी के। हायर कंसेंट्रेशन से लोअर कंसेंट्रेशन, किसका एग्जांपल हो गया? डिफ्यूजन। तो बेटा जितनी भी गैसेज हैं वो सेल के अंदर से बाहर, बाहर से अंदर कैसे जाती हैं? डिफ्यूजन के थ्रू। अच्छा, डिफ्यूजन क्या है? खुद से मूवमेंट, किसका? सॉलिड्स, लिक्विड्स, गैसेस का, फ्रॉम हाई कंसेंट्रेशन टू लो कंसेंट्रेशन। एक सवाल अब मैं पूछने वाला हूं, रेडी रहना। ये वाला देखो, मान लो ये ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल यहां पे हाई कंसेंट्रेशन में है, यहां पे हाई है, सच है, यहां पे लो कंसेंट्रेशन पे है, सच है। अगर ये ऐसे हाई से लो गए, क्या इसको डिफ्यूजन बोल सकते हैं? यहां तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन क्रॉस नहीं हो रहा, क्या इसको डिफ्यूजन बोल सकते हैं? लिखो कमेंट में, क्या इसको डिफ्यूजन बोल सकते हैं? द आंसर, पॉज करके लिखो, द आंसर इज यस बोलेंगे, क्योंकि डिफ्यूजन ये नहीं कहता कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन क्रॉस हो। डिफ्यूजन सिंपल है, कोई चीज अपनी हायर से लोअर कंसेंट्रेशन में चली जाए बिना एनर्जी लगाए खुद से। तो ये भी बेटा डिफ्यूजन का ही एग्जांपल है कि ऑक्सीजन मॉलिक्यूल सेल के अंदर अपनी हायर कंसेंट्रेशन से लोअर कंसेंट्रेशन में जा रहे हैं। जैसे यहां पे देखो, पानी के छोटे 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 मॉलिक्यूल है, यहां पे हायर कंसेंट्रेशन, यहां पे लोअर कंसेंट्रेशन, अभी भी मूवमेंट कहां हो रहा है? सेल के अंदर ही हो रहा है। क्या ये डिफ्यूजन है? डिफ्यूजन क्या बोलता है? सॉलिड्स का होता है, लिक्विड्स का होता है, गैसेस का होता है। कहां से कहां होता है? हायर से लोअर। ये लिक्विड है, हायर से लोअर जा रहा है, इट इज एन एग्जांपल ऑफ डिफ्यूजन। डिफ्यूजन, डिफ्यूजन।
ये वाला देखो, इसमें कमेंट करो, अगर पानी के मॉलिक्यूल सेल के बाहर से सेल के अंदर जा रहे हो या सेल के अंदर से सेल के बाहर आ रहे हो तो क्या ये डिफ्यूजन है पर ये एक स्पेशल तरह का डिफ्यूजन होता है, तो इसको हम डिफ्यूजन में नहीं रखते हैं। ये एक स्पेशल केस है। क्या स्पेशल केस बना कि अगर वाटर मिले और अगर मेम्ब्रेन क्रॉस हो, याद रखना बस सिंपल, अगर वाटर मिले और अगर मेम्ब्रेन क्रॉस हो तो एक नए तरह का डिफ्यूजन है जिसको हम ऑस्मोसिस बोलते हैं। कई लोग बड़ा गलत पढ़ते हैं, बड़ा गलत पढ़ाते हैं कि ऑस्मोसिस डिफ्यूजन अलग अलग है। नहीं बेटा, एक स्पेशल तरह का डिफ्यूजन है जिसमें वाटर मेम्ब्रेन को क्रॉस कर रहा हो, अंदर जा रहा हो या बाहर। और मेम्ब्रेन भी स्पेशल तरह की होती है। ये कैसी होती है? सेमी परमिएबल। अभी आगे पढ़ेंगे। सेलेक्टिव, अभी देखा था ना आपने, प्लाज्मा मेम्ब्रेन कैसी थी? सेलेक्टिव। तो सेलेक्टिव मेम्ब्रेन होनी चाहिए। नहीं समझ में आ रहा, नहीं समझ में आ रहा, ध्यान से सुन, ध्यान से सुन, बहुत सिंपल है। डिफ्यूजन मतलब छोटे छोटे मॉलिक्यूल्स का मूवमेंट फ्रॉम हायर कंसेंट्रेशन टू लोअर कंसेंट्रेशन। किसका हो सकता है? सॉलिड्स का हो सकता है, लिक्विड्स का हो सकता है, गैसेस का। तो ऑक्सीजन अगर सेल के अंदर से बाहर, बाहर से अंदर कुछ भी जा रही है तो डिफ्यूजन। कार्बन डाइऑक्साइड सेल के बाहर से अंदर, अंदर से बाहर, क्या है? डिफ्यूजन। ऑक्सीजन या कार्बन डाइऑक्साइड सेल के अंदर मूव कर रही है, ये भी क्या है? डिफ्यूजन, हायर से लोअर कंसेंट्रेशन। पानी सेल के अंदर कहीं मूव कर रहा है तो भी क्या है? डिफ्यूजन। पर अगर पानी, लिक्विड अगर सेल की बाउंड्री को क्रॉस करे तो ये एक स्पेशल तरह का डिफ्यूजन होता है। यही हम आगे पढ़ेंगे, ऑस्मोसिस। स्पेशल डिफ्यूजन है। क्या ये डिफ्यूजन है? यस, बट ये एक स्पेशल डिफ्यूजन है, इसका नाम रख दिया ऑस्मोसिस। क्या? जब पानी सेल की मेम्ब्रेन को क्रॉस कर दे, बस तब एक स्पेशल डिफ्यूजन। बाकी सब तो डिफ्यूजन थे ही। गैस अंदर बाहर, अंदर अंदर कुछ भी करे, गैस तो कुछ करे, बाहर से अंदर आए, अंदर से बाहर जाए, अंदर अंदर घूमे, पानी अंदर अंदर जितना भी घूमे, डिफ्यूजन। पर अगर पानी मेम्ब्रेन को क्रॉस करता है तो हम बोलते हैं ऑस्मोसिस। यही है बेसिक डिफरेंस डिफ्यूजन ऑस्मोसिस का, कितना भी रट लो तुम। अब आ गए हम लोग ऑस्मोसिस। बेटा ऑस्मोसिस भी कैसा है? पैसिव ट्रांसपोर्ट है, यानी छोटे छोटे मॉलिक्यूल का ट्रांसपोर्ट है। इसमें भी कहां से कहां मूवमेंट होगा? हाई से लोअर कंसेंट्रेशन में होगा। एनर्जी रिक्वायर्ड यहां पे भी नहीं होगी क्योंकि पैसिव है। बट ऑस्मोसिस एक तरह का डिफ्यूजन होता है। ऑस्मोसिस इज अ स्पेशल केस ऑफ डिफ्यूजन, ये याद रखना, एनसीईआरटी भी बोलती है ये। ऑस्मोसिस इज अ स्पेशल केस ऑफ डिफ्यूजन। और लोग पता नहीं क्यों गलत पढ़ रहे हो, पढ़ा रहे हैं कि ऑस्मोसिस अलग है। स्पेशल केस ऑफ डिफ्यूजन विथ टू कंडीशन, दो कंडीशन याद रखना। पहली कंडीशन, मूवमेंट इज ऑफ सॉल्वेंट या वाटर। मूवमेंट किसकी हो? सॉल्वेंट की या पानी की हो। सॉल्वेंट कुछ और भी हो सकता है, पानी जैसा कोई लिक्विड हो। और सेलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन इज इन्वॉल्व। सेलेक्टिवली परमिएबल, जो कुछ चीजों को आने दे, कुछ चीजों को ना आने दे, उसका इन्वॉल्वमेंट जरूरी है। ये है बेटा ऑस्मोसिस। सिंपल। ऑस्मोसिस क्या है? एक तरह का डिफ्यूजन। क्या होना चाहिए? पानी होना चाहिए और सेलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन। बाकी सब सेम है, स्पॉन्टेनियस मूवमेंट ऑफ सॉल्वेंट या वाटर मॉलिक्यूल्स फ्रॉम अ रीजन ऑफ हायर कंसेंट्रेशन टू लोअर कंसेंट्रेशन थ्रू अ सेलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन। किसका मूवमेंट होगा? वाटर मॉलिक्यूल्स या सॉल्वेंट मॉलिक्यूल्स का, हायर कंसेंट्रेशन से लोअर। और क्या इन्वॉल्व होगी? सेमी परमिएबल या सेलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन। सेलेक्टिवली बोल दे या एग्जाम में सेमी भी बोल सकता है, तो टेंशन मत लेना। जैसे ये देखो, ये सेल है, सेल के अंदर पानी कम है, बाहर पानी ज्यादा है। पानी कहां से कहां मूव किया? अपनी हायर से लोअर कंसेंट्रेशन में। और सेलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन यानी प्लाज्मा मेम्ब्रेन, सेल मेम्ब्रेन कैसी होती है? सेलेक्टिवली परमिएबल, किसी को आने देगी, किसी को नहीं आने देगी। इसको क्रॉस कर रहा है तो ये क्या हो गया? ऑस्मोसिस हो गया। ऑस्मोसिस। गैसेस में कुछ भी हो, डिफ्यूजन। पानी अंदर अंदर मूव करे, डिफ्यूजन। पानी मेम्ब्रेन क्रॉस करे, ऑस्मोसिस। सिंपल एकदम। क्लियर हो गया? दो एग्जांपल दिए हैं, इसके पढ़ लीजिएगा कि क्या क्या फायदा होता है ऑस्मोसिस का, देख लीजिएगा। चलिए, अब मान लो सेल को हमने एक पर्टिकुलर सोल्यूशन में रखा। ये एग्जाम में बहुत आता है, बच्चे बड़े परेशान होते हैं। हाइपर, हाइपो, आइजो, बहुत सिंपल है, इसमें ट्रिक भी बता देंगे, पहले समझ लो। मान लो सेल को हमने किसी सोल्यूशन के अंदर डाल दिया। सेल को किसी सोल्यूशन के अंदर डाल दिया। सोल्यूशन क्या होता है बेटा? जैसे मान लो पानी में नमक डाल दिया, पानी में नमक डाल दिया हमने, पानी में नमक डाल दिया, है ना। मान लो वाटर प्लस सॉल्ट, इसको बोलते हैं बेटा सोल्यूशन। ठीक है, इसमें एक चीज होती है सॉल्वेंट। तो पानी क्या बन गया? सॉल्वेंट। जो ज्यादा है, जो मीडियम है, बड़ा मीडियम जिसके अंदर कोई चीज घोल रहे हैं, उसको बोलते हैं सॉल्वेंट।
और जिस चीज को घोल रहे हैं, नमक को घोल रहे हैं, इसको बोलते हैं सॉल्यूट। तो जो छोटी छोटी चीज, जो पार्टिकल घोला है उसके अंदर, जैसे नमक, वो हो गया सॉल्यूट, और पानी क्या बन गया? सॉल्वेंट। मान लो सेल को इसके अंदर डाल दिया। अब ये जो सॉल्यूशन है, ये सेल के कंपैरिजन में तीन तरह का हो सकता है। पहला हो सकता है हाइपरटोनिक सॉल्यूशन हो। हाइपर का मतलब, सर आप बहुत हाइपर हो रहे हो, हाइपर हाइपर हो रहे हो। हाइपर मतलब ज्यादा। क्या चीज ज्यादा? सॉल्यूट बहुत ज्यादा। यानी ये जो सॉल्यूशन है, इसमें सॉल्यूट बहुत ज्यादा है कंपेयर टू सेल के अंदर जो सॉल्यूट होगा। भाई सेल के अंदर भी तो नमक रहेगा, सेल के अंदर भी तो सॉल्यूट्स होंगे। तो सेल के बाहर जो सॉल्यूट है वो बहुत ज्यादा हो गए। सेल के बाहर सॉल्यूट ज्यादा हो गए, यानी सेल के बाहर पानी कम है, सॉल्यूट ज्यादा है, पानी कम है। और सेल के अंदर सॉल्यूट कम है तो पानी ज्यादा, वाइसे वर्सा होगा। ठीक, सिंपल सिंपल, बहुत सिंपल। हाइपर हाइपर हाइपर, हाइपर मतलब ज्यादा। क्या चीज ज्यादा? सॉल्यूट ज्यादा। सेल के कंपैरिजन में, सॉल्यूशन में सॉल्यूट ज्यादा। हाइपो, हाइपो मतलब होता है लो। तो हाइपोटोनिक लो, यानी क्या चीज लो हो गई? सॉल्यूट कम हो गए। सेल के बाहर सॉल्यूट कम है, मतलब सेल के बाहर पानी ज्यादा है, बस सिंपल। हाइपर में सेल के बाहर सॉल्यूट ज्यादा है तो पानी कम है। हाइपो, सेल के बाहर सॉल्यूट कम है तो पानी ज्यादा। और आइजो का मतलब होता है सेम, तो ये तो बहुत सिंपल है। आइजोटोनिक मतलब जितना सॉल्यूट सेल के बाहर, उतना सॉल्यूट सेल के अंदर। और इसमें कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूट देखते हैं, एग्जैक्ट सॉल्यूट नहीं दिखते, इसमें कंसंट्रेशन देखते हैं। अभी कंसंट्रेशन टर्म्स आपने नहीं पढ़े तो छोड़ दो। आइजोटोनिक मतलब सेम, तो सेल के बाहर जितना पानी, सेल के अंदर उतना पानी। अब बड़ा सिंपल है, बहुत सिंपल है। हाइपर मतलब ज्यादा। आप देखो तीन केसेस बनते हैं कि सेल को हमने डाला किसमें? हाइपरटोनिक में, सेल को डाला हमने आइसोटोनिक में, और सेल को डाला हमने हाइपोटोनिक में। एक एक करके पकड़ते हैं। पहले सेल को डाला हाइपर, हाइपर मतलब ज्यादा। क्या चीज ज्यादा? सॉल्यूट। तो बाहर सॉल्यूट ज्यादा है, यानी बाहर पानी कम है, यानी सेल के अंदर पानी ज्यादा है। पानी कहां से कहां जाएगा? हायर से लोअर। तो सेल के अंदर से निकल के पानी बाहर चला गया, बाहर चला गया, बाहर चला गया। सेल छोटी होती गई, छोटी होती गई, क्या हो गया? सेल श्रिंक कर गई। क्लियर? और यार ये सर हलवा था, क्यों डर रहे थे हम? कितना सिंपल था। हाइपर, हाइपर मतलब हाइपर हाइपर, ऐसे याद रखना। हाइपर हाइपर मतलब ज्यादा। क्या ज्यादा? सॉल्यूट ज्यादा। बाहर सॉल्यूट ज्यादा है, मतलब पानी कम है, तो सेल के अंदर पानी ज्यादा है। पानी कहां से कहां जाएगा? हायर से लोअर। तो अंदर से बाहर, अंदर से बाहर, और सेल छोटी होती जाएगी क्योंकि पानी निकल रहा है। सेल विल श्रिंक। यही लिखा है, मोर सॉल्यूट आउटसाइड, लेस वाटर आउटसाइड, वाटर मूव्स इनसाइड टू आउटसाइड। आइसोटोनिक में बेटा कुछ नहीं होगा, आप लॉजिकल समझ रहे हो। जितना सॉल्यूट बाहर उतना सॉल्यूट अंदर, जितना पानी बाहर उतना पानी अंदर, तो देयर इज नो चेंज। सेल विल रिमेन सेम। ना सेल में से पानी निकलेगा, ना सेल पानी एब्जॉर्ब करेगी। लास्ट है हाइपो। हाइपो मतलब कम, यानी सॉल्यूट बाहर कम है, बाहर सॉल्यूट कम है, पानी ज्यादा है, सेल के अंदर पानी कम है। पानी ज्यादा से कम, हायर टू लोअर, बाहर से अंदर आने स्टार्ट हुआ, स्टार्ट हुआ, स्टार्ट हुआ, सेल फूल के बड़ी हो गई। पानी बाहर से अंदर आ रहा है, सेल फूल के बड़ी हो गई। कैसी हो गई? सेल स्वेल्स, सोलन स्वेल। तो लेस सॉल्यूट आउट, हाइपो मतलब लेस सॉल्यूट आउटसाइड, तो बाहर ज्यादा पानी है, तो वाटर बाहर से अंदर आया और सेल स्वेल कर गई। ये तीन केस आपको याद होने चाहिए। एक ट्रिक मैं छोटी सी आपको बता देता हूं। देखो ट्रिक क्या है, फालतू सी बात है, फालतू चीजों को ट्रिक बोलते रहता है बेटा। हिप्पोपोटामस आपने सुना होगा। हिप्पो, हिप्पो सुनने में हाइपो जैसा लग रहा है, हाँ सर लग रहा है। और हिप्पो कैसा होता है? हुप, हुप। आप लोग अपने किसी दोस्त को भी हिप्पोपोटामस बोलते होगे, उसका नाम कमेंट करके बताना। हिप्पो कैसा होता है? हिप्पो थोड़ा सा मोटा सा होता है, यानी स्वेल होता है। तो बस याद रखना, खत्म। कि हाइपोटोनिक में स्वेल 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 करेगी, और हाइपरटोनिक में श्रिंक करेगी। उल्टा कर दिया, हिप्पो स्वेल, हिप्पो मतलब हाइपो, तो हाइपोटोनिक में सेल स्वेल करेगी। और ये लॉजिक भी आपको आनी चाहिए। चलिए भाई आगे बढ़ते हैं। कुछ डिफरेंस है डिफ्यूजन और ऑस्मोसिस के, तो इसको एक बार देख लेना, कुछ ऐसा नया नहीं बताया है। डिफ्यूजन में क्या है? हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन। ऑस्मोसिस में सिर्फ सॉल्वेंट या वाटर मॉलिक्यूल्स मूव करेंगे, हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन, और सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन होना जरूरी है। ऑस्मोसिस मतलब ये, और पानी का बाहर से अंदर आना या अंदर से बाहर, बस यही है ऑस्मोसिस। इसके सिवा कुछ भी होगा तो डिफ्यूजन।
ये किसमें होता है? सॉलिड, लिक्विड, गैसेस सब में होता है, ये सिर्फ लिक्विड्स में होता है। इसमें किसी मेम्ब्रेन की रिक्वायरमेंट नहीं है, मिल गया तो ठीक, नहीं मिला तो ठीक। इसमें नीड्स ऑफ सेमी परमिएबल, अब सेमी बोले चाहे सेलेक्टिव बोले, एक चीज है। ये कैसा है? नेचुरल प्रोसेस है, कैन नॉट बी कंट्रोल्ड। बट ऑस्मोसिस को आप कंट्रोल भी कर सकते हो, रिवर्स भी कर सकते हो, बाहर से प्रेशर लगा के। इट कैन बी कंट्रोल्ड एंड रिवर्स, उल्टा भी कर सकते हैं, बाहर से प्रेशर लगा के। तो ये 4 डिफरेंस है, याद रखना, एग्जाम में आ जाए तो लिख देंगे अपन, ठीक है। चलो भाई आगे बढ़ते हैं। हाउ डू गैसेस मूव अक्रॉस प्लाज्मा मेम्ब्रेन? बेटा गैस कैसे मूव करेगी? सब लोग बता देंगे भाई, डिफ्यूजन से करती है। अक्रॉस प्लाज्मा मेम्ब्रेन लिखा है, पर डिफ्यूजन, जब तक लिक्विड ना आए, वाटर ना आए, सॉल्वेंट ना आए। हाउ डज वाटर मॉलिक्यूल्स मूव अक्रॉस प्लाज्मा मेम्ब्रेन? चलो ये कमेंट करके बताओ सभी लोग, पॉज करके क्वेश्चन नंबर 6 का आंसर बताएंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट, एंडोसाइटोसिस एंड एक्सोसाइटोसिस। अभी तक हमने पढ़ा था पैसिव ट्रांसपोर्ट, कैसे मूवमेंट हो रही थी? हाई से लोअर कंसंट्रेशन, बिना बाहर से एनर्जी दिए, छोटे छोटे मॉलिक्यूल्स की, ठीक है। अब आए एक्टिव ट्रांसपोर्ट। बेटा एक्टिव ट्रांसपोर्ट क्या है? जस्ट उल्टा, लोअर से हायर कंसंट्रेशन में ले जाना है, उल्टा काम करना है, लोअर से हायर कंसंट्रेशन में ले जाना है। और किसका हो रहा है हमारा यहां पे? एंडोसाइटोसिस और एक्सोसाइटोसिस। अब एंडो का मतलब समझो बेटा, एंडो का मतलब होता है इन और एक्सो का मतलब होता है आउट। तो एंडोसाइटोसिस मतलब अंदर आना, एक्सोसाइटोसिस मतलब बाहर जाना। ये क्या है? एक्टिव ट्रांसपोर्ट। बहुत सिंपल है, एक एग्जांपल है अमीबा का। अमीबा के खाना खाने को और वेस्ट निकालने को हम एंडोसाइटोसिस एक्सोसाइटोसिस कहते हैं। मान लो ये अमीबा है, यहाँ आपको 2D में दिख रहा है, 2D में नहीं होगा, इसे स्फीयर होगा बेटा अमीबा की सेल। अमीबा सिंगल सेल होता है, पढ़ाया था आपको। अमीबा कैसा होता है? सिंगल सेल होता है, एक ही सेल है अमीबा के पास। और इसको मान लो खाना खाना है, मुंह वगैरह तो होगा नहीं, अरे यार इसकी एक ही सेल है, मुंह वगैरह थोड़ी है, खाना कैसे खाए? तो इसकी जो सेल है वो क्या करती है? फूड पार्टिकल को ऐसे, अपनी सेल मेम्ब्रेन को ऐसे ऐसे, सेल मेम्ब्रेन भाई कैसी होती है? फ्लेक्सिबल होती है। देखो ये किसका एग्जाम्पल हो गया? सेल मेम्ब्रेन के फ्लेक्सिबल होने का भी हो गया। फ्लेक्सिबल होती है, क्या करेगी? खाने को धीमे 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 यूं 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 अंदर ली, धीमे धीमे खाना अंदर चला गया। ये जो प्रोसेस है खाने का अंदर जाना, इसको बोलते हैं एंडोसाइटोसिस। अब जो खाने के पार्टिकल है, बड़े पार्टिकल है, अपने आप बाहर से अंदर नहीं जाएंगे, एनर्जी लगेगी। अभी तक हम बात कर रहे थे वाटर पार्टिकल की, गैस के पार्टिकल, या खाना है बेटा, खाना खुद से इतना बड़ा है अंदर नहीं जाएगा, इसीलिए क्या है? ये एक्टिव ट्रांसपोर्ट, एनर्जी लगेगी। एंडोसाइटोसिस, द सेल इनगल्फ इन फूड एंड अदर सब्सटेंस फ्रॉम इट्स एक्सटर्नल एनवायरमेंट कॉल्ड एंडोसाइटोसिस। अच्छा खा लिया, अब वेस्ट मटेरियल बाहर निकालना है, तो अपने प्लाज्मा मेम्ब्रेन को ऐसे ऐसे शेप चेंज करके धीमे धीमे वेस्ट को बाहर निकाल देगी। बाहर निकालना तो एक्सोसाइटोसिस। द सेल एक्सपेल्स वेस्ट मटेरियल्स और अनडाइजेस्टेड फूड, कोई फूड है जो पचा नहीं खाना, वो भी क्या होता है? पॉटी में निकल जाता है। फूड पार्टिकल्स टू एक्सटर्नल एनवायरमेंट कॉल्ड एक्सोसाइटोसिस। तो एंडोसाइटोसिस फूड पार्टिकल को एंगल्फ करना, एक्सोसाइटोसिस वेस्ट या अनडाइजेस्टेड मटेरियल को एक्सपेल करना। कैसा है ये? एक्टिव ट्रांसपोर्ट है। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट एक चीज है प्रोटोप्लाज्म। अब प्रोटोप्लाज्म क्या होता है? मान लो बेटा ये सेल है, सेल के सबसे बाहर क्या होता है? सेल वॉल होती है, और वो भी किसमें होती है? सिर्फ प्लांट सेल में। सेल वॉल के अंदर जितनी भी चीज है, सेल वॉल के अंदर जितनी भी चीज है उसको हम बोलते हैं प्रोटोप्लाज्म। सिंपल। लिविंग कंटेंट ऑफ सेल, प्रोटोप्लाज्म क्या है? लिविंग कंटेंट। और सेल वॉल कैसी थी? डेड थी, नॉन लिविंग थी। इसीलिए सेल वॉल के अंदर जितनी चीज है वो क्या है? लिविंग कंटेंट ऑफ सेल, और उसको बोला प्रोटोप्लाज्म। ये मान लो हमारी एक सेल है और ये सेल वॉल है बाहर वाली। तो सेल वॉल को छोड़ के अंदर जो भी है, अंदर क्या है? अंदर सबसे पहले मेरे ख्याल से प्लाज्मा मेम्ब्रेन आता है ना, फ्लेक्सिबल, नॉन रिजिड, लिविंग लेयर। फिर इसके अंदर कहीं न्यूक्लियस होगा, फिर बेटा सेल ऑर्गेनेल होंगे। ये सारी चीजें जो हैं सेल वॉल के अंदर, ये क्या है? प्रोटोप्लाज्म, लिविंग कंटेंट्स ऑफ द सेल, डज नॉट इंक्लूड सेल वॉल। सेल वॉल के अंदर वाला जितना भी है, ठीक है। अब एक चीज समझो, एक कई बार एग्जाम में पूछ लेता है, प्लाज्मोलाइसिस बताओ क्या है? प्लाज्मोलाइसिस क्या है? मान लो एक प्लांट सेल है, एक प्लांट सेल है हमारे पास, क्या है बेटा? एक प्लांट सेल है, और प्लांट सेल को हमने रखा हाइपरटोनिक सॉल्यूशन। हाइपर, हाइपर, हाइपो याद करो, हाइपो मतलब हिप्पो, हिप्पो मतलब स्वेल, तो हाइपो में तो स्वेलिंग होती थी, हाइपर में श्रिंक। तो अगर कोई सेल होगी उसको हाइपरटोनिक में डालेंगे तो क्या करेगी? श्रिंक। भाई हाइपो, हिप्पो, हिप्पो में स्वेल, हाइपर में श्रिंक, तो सेल श्रिंक करेगी।
पर बेटा प्लांट सेल ना श्रिंक नहीं कर पा रही है। क्यों? क्योंकि अगल बगल उसके सेल वॉल है जो कि रिजिड है, कड़ा कड़ा है, तो वो श्रिंक नहीं करता। तो होता क्या है कि सेल वॉल तो श्रिंक नहीं करती, पर अंदर जितना भी मटेरियल है जिसको क्या बोलते हैं, अंदर जितना भी मटेरियल है जिसको क्या बोलते हैं, प्रोटोप्लाज्म, वो पूरा श्रिंक कर जाता है। इसी को प्लाज्मोलाइसिस बोलते हैं। ये सेल वॉल से दूर चला जाता है और श्रिंक कर जाता है। प्लांट सेल के केस में ही आपको लिखनी होगी प्लाज्मोलाइसिस, एनिमल सेल में मत लिखना। एनिमल सेल तो श्रिंक कर जाएगी क्योंकि प्लाज्मा मेम्ब्रेन फ्लेक्सिबल है, उसमें सेल वॉल तो है नहीं। प्लांट सेल में सेल वॉल है, वो श्रिंक नहीं कर रही, तो अंदर का मटेरियल श्रिंक करके सेल वॉल से दूर। सो इन अ हाइपरटोनिक सॉल्यूशन द प्रोटोप्लाज्म मतलब लिविंग कंपोनेंट of living plant cell shrinks away from the cell, this is called plasmolysis। तो एक ये हमारे पास प्लांट सेल थी, हाइपरटोनिक में डाला, हाइपरटोनिक में सेल क्या करती है, श्रिंक, हाइपो में स्वेल, हिप्पोस्वेल, है ना। सेल लूजेस वाटर, भाई हाइपरटोनिक में क्या होगा, हाइपर बाहर सोल्यूट ज्यादा है, पानी कम है, अंदर पानी ज्यादा है, तो पानी अंदर से बाहर, सेल लूजेस वाटर, सेल श्रिंक्स। तो एक्चुअली में सेल नहीं श्रिंक कर पा रही, क्या श्रिंक करेगा यहां पे, प्रोटोप्लाज्म, प्रोटोप्लाज्म श्रिंक करेगा अंदर का। तो देखो ये श्रिंक कर गया और बाहर क्या है, सेल वॉल, और अंदर पानी भर गया। तो देखो ये प्रोटोप्लाज्म सेल का श्रिंक कर गया, इसको बोलते हैं प्लाज्मोलाइसिस। इस प्रोसेस को बोलते हैं प्लाज्मोलाइसिस, याद रखेंगे प्लाज्मोलाइसिस। इन अ हाइपरटोनिक सॉल्यूशन लिविंग प्लांट सेल शो प्लाज्मोलाइसिस। सिर्फ प्लांट सेल, और वो भी कौन सी बेटा, लिविंग। ध्यान रखना, डेड प्लांट सेल्स डू नॉट शो प्लाज्मोलाइसिस। क्यों? क्योंकि बेटा डेड प्लांट सेल ऑस्मोसिस नहीं करती, ऑस्मोसिस नहीं करती। प्लाज्मा मेम्ब्रेन जिंदा ही नहीं है, तो ना किसी चीज को बाहर भेजेगा ना अंदर लाएगा। डेड प्लांट सेल ऑस्मोसिस नहीं। जैसे मान लो एग्जाम में सवाल आ जाए कि आपने कोई पेड़ की पत्ती ली और उसको बॉयल कर दिया, आपने लीव्स ली और लीव्स को क्या कर दिया, आपने लीव्स को बॉयल कर दिया। अगर आपने लीव्स को बॉयल कर दिया तो ये क्या हो जाएंगी, डेड हो जाएंगी, और अगर ये डेड हो गई तो ऑस्मोसिस नहीं दिखाएंगी, ऑस्मोसिस नहीं दिखाएंगी। इस लीफ पे अगर अब आप इंक डालो या कुछ डालो तो कोई कलर चेंज आपको नहीं दिखेगा, इसके अंदर पानी नहीं जाएगा, इससे बाहर पानी नहीं। तो बेटा ये जो प्लाज्मोलाइसिस है यानी प्रोटोप्लाज्म का श्रिंक करना, सिर्फ किसमें होता है, एक तो प्लांट सेल में क्योंकि उसमें सेल वॉल है, और लिविंग प्लांट सेल में, डेड प्लांट सेल में नहीं होगा। अच्छा एक चीज और देखो, इसका जस्ट उल्टा हो जाए, मान लो हाइपोटोनिक सॉल्यूशन है, हाइपो मतलब हिप्पो, सेल करेगी स्वेल, पर प्लांट सेल में तो बेटा दिक्कत क्या है, बाहर सेल वॉल है, ये कहेगा भाई हम तुमको स्वेल नहीं करने देंगे, हम तो सेल वॉल है, हम तुमको पकड़ के रखेंगे, पर अंदर से पूरा प्रोटोप्लाज्म, पूरा लिविंग कंपोनेंट ऐसे स्वेल होके आके क्या करेगा, इसकी बाउंड्री पे मारने लगेगा सेल वॉल को कि भाई हम खाना खा लिए, मतलब पानी पी लिए, बहुत फूल गए, हिप्पोटोनिक में थे, बाहर पानी ज्यादा था, हमने सब ले लिया, फूल गए, हट हट। सेल वॉल इस पे उल्टा प्रेशर लगाएगी, ये सेल वॉल पे प्रेशर लगा रहे, सेल वॉल इस पे प्रेशर लगाएगी और इसको फटने से बचाएगी। सेल वॉल प्रिवेंट्स डैमेज, मैकेनिकल डैमेज। तो वो यहां पे हुआ, प्रोटोप्लाज्म स्टार्ट स्वेलिंग and puts pressure on cell wall, the cell wall puts equal pressure on protoplasm, ये वापस प्रेशर लगाएगा and prevents bursting of cells of plant। तो क्या किया इसने, डैमेज होने से बचाया, डैमेज प्रिवेंट किया। यही पढ़ा था हमने कि सेल वॉल डैमेज प्रिवेंट करती है, किसमें करती है, हाइपोटोनिक सॉल्यूशन, हाइपो में स्वेल हुई, सेल वॉल ने फटने से बचा लिया। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब नेक्स्ट चीज जो हमें पढ़नी है वो है न्यूक्लियस। तो बेटा ये सेल है, गोल बना लिया ऐसे ही हमने, और ये न्यूक्लियस है। कई लोग को ये लगता है, कई लोग ये पढ़ते भी हैं कि न्यूक्लियस हमेशा बीच में होता है, ऐसा कुछ नहीं है। एनिमल सेल में जनरली बीच में होता है, पर वो भी फिक्स नहीं है, अलग अलग ऑर्गेनिज्म में कहीं भी हो सकता है। तो न्यूक्लियस कहीं भी हो सकता है, सेल के अंदर किसी भी जगह पे हो सकता है। ये रहा न्यूक्लियस। अब ध्यान से देखो, न्यूक्लियस में आपको एक चीज दिख रही होगी कि ये ऐसे दो 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 लाइन खींची है, इसको बोलते हैं कि न्यूक्लियस डबल मेम्ब्रेन है। ये जो न्यूक्लियस है, देखो ये 3D में दिखाया हमने, बेटा सेल कैसी होती है 3D, ये सेल 3D, इसके अंदर ये जो पार्ट दिख रहा है जो सेल को कंट्रोल करता है, इसको बोलते हैं न्यूक्लियस। अब ये जो न्यूक्लियस पूरा बना है बेटा, इसके बाहर ना दो बाउंड्री है, एक बाउंड्री दो बाउंड्री, देखो एक बाउंड्री दो बाउंड्री, इसीलिए न्यूक्लियस को क्या बोलते हैं हम, दिख रही है दो बाउंड्री, क्या है, एक बाउंड्री दो बाउंड्री, एक बाउंड्री, इसीलिए न्यूक्लियस को हम क्या बोलते हैं, डबल मेम्ब्रेन। तो न्यूक्लियस क्या है, कंट्रोल सेंटर ऑफ द सेल है, डबल मेम्ब्रेन यानी दो मेम्ब्रेन से, पूरा 3D में दो मेम्ब्रेन से, 3D में दो मेम्ब्रेन से प्रोटेक्टेड है, जिसको न्यूक्लियर एनवेलप भी बोला जाता है। न्यूक्लियर एनवेलप क्या है, डबल मेम्ब्रेन अराउंड न्यूक्लियस। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन हैज पोर,
ये जो न्यूक्लियर एनवेलप, एनवेलप लिफाफा, तो न्यूक्लियर के अगल बगल एक लिफाफा है, एक नहीं दो लिफाफे हैं, डबल मेम्ब्रेन। अच्छा एक चीज और, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन हैज पोर्स, इस मेम्ब्रेन में छेद हैं, इसमें क्या है, पोर्स है। ये देखो यहाँ पे दिख रहा है पोर, ये आपको दिख रहा होगा बीच में पोर, बीच बीच में पोर्स हैं। देखो यहाँ पे देखो और क्लियर दिख रहा होगा, ये वही है न्यूक्लियस, ये देखो पोर, ये देखो एक पोर, तो इसमें बीच बीच में क्या है, पोर्स हैं। पोर्स मतलब छेद, क्यों छेद है बेटा, अब सेल के अंदर से कोई चीज न्यूक्लियस में जानी है, न्यूक्लियस से कोई चीज बाहर सेल में आनी है, तो कैसे आएगी, पोर्स से आएगी, है ना। ये क्या है, सेल का पूरा फ्लूइड, पूरा सेल का फ्लूइड, सेल के पूरे फ्लूइड को क्या बोलते हैं, एक बार जल्दी से बताओ, देखो याद है कि नहीं, साइटोप्लाज्मा। और सर वो प्लाज्मा मेम्ब्रेन, वो तो ये है बेटा, ये है प्लाज्मा मेम्ब्रेन। साइटोप्लाज्म, सेल के अंदर जो भी लिक्विड है, साइटोप्लाज्म, चल छोड़ नाम भी छोड़ दे, साइटोप्लाज्म। तो अगर कोई चीज न्यूक्लियस से बाहर जानी है या न्यूक्लियस के अंदर आनी है, तो कैसे आएगी, वो पोर्स से आती है। अलाउज मूवमेंट ऑफ पार्टिकल्स फ्रॉम इनसाइड टू साइटोप्लाज्म, और इसी का वाइसे वर्सा, इसी का उल्टा। साइटोप्लाज्म मतलब ये जो पूरा फ्लूइड है इसमें। अच्छा सबसे इंपॉर्टेंट बात, कंटेन्स जेनेटिक मटेरियल डीएनए, वेरी इंपॉर्टेंट। न्यूक्लियस का सबसे मेन चीज क्या है, इसके पास जेनेटिक मटेरियल है, डीएनए है बेटा। न्यूक्लियस ही डिसाइड करेगा कोई कैसा दिखेगा, कैसा बिहेव करेगा, उसकी बिहेवियर तो नहीं, अप टू सम एक्सटेंट, कैसा दिखेगा, आंखें कैसी दिखेगी, नाक कैसे दिखेगी, कान कैसे दिखेगा, जानवर है तो वो कैसा दिखाई पड़ेगा, उसके कैरेक्टर्स कैसे होंगे, जेनेटिक मटेरियल डीएनए होता है न्यूक्लियस के अंदर। तो ये न्यूक्लियस है, कैसा है आप देख रहे हो, डबल मेम्ब्रेन है, डबल मेम्ब्रेन को न्यूक्लियर एनवेलप बोलते हैं, बीच में पोर्स है, इसके अंदर होता है जेनेटिक मटेरियल डीएनए। डीएनए क्या होता है बेटा, कुछ नहीं होता, धागा होता है सर, हाँ बेटा धागा, डीएनए ये ऐसा ऐसा कुछ कचर पुचुर कचर पुचुर कचर पुचुर काले लीलू, ये है डीएनए, धागा है इसके अंदर जेनेटिक मटेरियल। इसके अंदर एक न्यूक्लियोलस भी होता है, न्यूक्लियस के अंदर होता है न्यूक्लियोलस, वैसे तो पूछता नहीं है पर अगर लिखना हो तो लिख लो, इसका फंक्शन है राइबोसोम्स बनाना, और राइबोसोम्स बनाते हैं प्रोटीन, लिखना हो लिख लो, ऐसे ज्यादा चीजें हैं छोड़, है ना। अच्छा ये क्या है, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन और न्यूक्लियर पोर, ये हो गया न्यूक्लियस। तो न्यूक्लियस का मेन फंक्शन क्या है, जेनेटिक मटेरियल को रखना, डीएनए को अपने पास रखना, और डीएनए क्या है, यूं 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 धागा है। आगे हम डीएनए पढ़ने जा रहे हैं। न्यूक्लियस समझ में आ गया, डबल मेम्ब्रेन, पोर्स हैं, कहीं पे भी हो सकता है, अंदर जेनेटिक मटेरियल सबसे इंपॉर्टेंट चीज। अच्छा अब व्हाट इज डीएनए, जो न्यूक्लियस के अंदर धागा है, ये गचड़ बुचुड़ गचड़ बुचुड़ गचड़ बुचुड़, ये डीएनए क्या है बेटा, ये डीएनए है डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड। डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड एक तरह का एसिड है, एक तरह का केमिकल है। इसका मेन काम होता है कैरेक्टर्स को स्टोर करना, और कैरेक्टर्स को एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन में पास करना। हमारे माता पिता की कुछ कैरेक्टर्स हमारे अंदर दिखते हैं कि नहीं, बिल्कुल दिखते हैं। कुछ कुछ आंखें पापा जैसी है, नाक मम्मी जैसी है, मुंह हो सकता हो मामा से मिल रहा हो, कान हो सकता हो नानी से मिल रही हो। तो जनरेशन आफ्टर जनरेशन वो क्या चीज है जो पास होती है, वो होता है डीएनए। और डीएनए कहां मिलता है, सेल के अंदर, और सेल के अंदर कहां, न्यूक्लियस में। कैसा है, थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर, कैसा है, थ्रेड जैसा होता है, धागे जैसा होता है। थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर प्रेजेंट इन न्यूक्लियस, contains information about our characters, inherits, gives genetic information from one generation to another, genetic information एक जनरेशन से दूसरा। बेटा ये जो थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर है, जो थ्रेड है, ये जो थ्रेड है, ये जो थ्रेड है जिसको आप डीएनए बोल रहे हो, यही डिसाइड करता है कि आपका कलर काला होगा या गोरा होगा या गेहुआ होगा, आपके स्किन का कलर क्या होगा, कौन डिसाइड कर रहा है, डीएनए। आपकी आंखों का कलर क्या होगा, आपने देखा होगा आपकी क्लास में एक लड़की होगी जरूर से जिसकी ब्लू आईज हिप्नोटाइज मैनू करती, क्या गाना, ब्लू आईज हिप्नोटाइज मैनू, हाँ तो होगी। किसी की ग्रीन ग्रीन आंखों वाली लड़की देखी है, अरे भाई मैं जब कोचिंग पढ़ाता एक लड़की की एकदम ग्रीन आईज थी, ग्रीन भी होती है, ब्लैक होती है, ब्राउन होती है, रेड आई भी हो सकती है। तो ये आंखों का कलर कहां से आ रहा है, इस धागे से, इस डीएनए से, इस जेनेटिक मटेरियल से, जो कि कहां मिलता है, न्यूक्लियस के अंदर। डीएनए कहां मिलता है बेटा, हमेशा याद रखना कहां मिलता है, न्यूक्लियस के अंदर। डीएनए ये ऐसा बेटा थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर, ये है डीएनए, ये थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर, इसी को हम डीएनए बोलते हैं। ये जो यहां पे दिख रहा है, दिस इज डीएनए, डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड, ये धागे जैसा स्ट्रक्चर। ठीक है, तो डीएनए क्या है, थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर है, और क्या देता है, कैरेक्टर्स देता है, और कैरेक्टर्स को
जनरेशन आफ्टर जनरेशन इनहेरिट भी करता है, इनहेरिट, ठीक है। नेक्स्ट चीज है जीन। तो सुना होगा आपने ये चीज, कई बार सुना होगा कि हमारे पास इसके जीन्स हैं, हमारे जीन्स बहुत स्ट्रांग हैं, हमारी जीन्स का कलर ब्लू है, मेरी जीन्स ब्लैक है, मेरी जीन्स में बीच में फुचला फुचला फटा हुआ है क्योंकि पैसा, वाली जीन्स नहीं। जीन, जीन क्या है बेटा, ये क्या चीज है? इस पूरे धागे को आपने क्या बोला? इस धागे को आपने बोला डीएनए। ये जो थ्रेड है ये क्या है? डीएनए। क्या कंटेन कर रहा है? सारे कैरेक्टर्स, हमारी आंखों का रंग, हमारे चेहरे का रंग, हमारी नाक पकौड़े जैसे फूलेगी या ऐसे एकदम चपट जाएगी, ये भी यही बताएगा। हमारे कान ऐसे बाहर निकलेंगे या ऐसे अटैच्ड ईयरलोब होंगे, यही बताएगा। सारी चीजें, हमारे बाल काले होंगे, भूरे होंगे, सफेद होंगे, यही बताएगा। डीएनए में सारे कैरेक्टर्स छुपे हैं आपके, अबाउट ऑल योर कैरेक्टर्स, ऑल योर कैरेक्टर्स, ऑल योर कैरेक्टर्स आर इन डीएनए। अब मान लो मुझे कोई पर्टिकुलर कैरेक्टर जानना हो, तो कोई पर्टिकुलर कैरेक्टर जानना हो तो मैंने क्या किया, ये डीएनए से एक पर्टिकुलर इतना बड़ा पीस काट लिया, और ये इतना बड़ा पीस मेरे किसी पर्टिकुलर कैरेक्टर के बारे में बता रहा होगा। हो सकता हो ये मेरी आंखों का कलर बताए, हो सकता हो ये मेरे पकौड़े सी नाक के बारे में बताए, हो सकता हो ये मेरे सुंदर सुंदर गाल के बारे में बताए। तो बेटा ये जो एक सेगमेंट आपने डीएनए का काटा, इसको बोलते हैं जीन, विच गिव्स इंफॉर्मेशन अबाउट सम पर्टिकुलर कैरेक्टर, इसी को जीन बोलते हैं। तो जीन क्या है? इज अ स्पेसिफिक सेगमेंट ऑफ डीएनए। डीएनए का एक सेगमेंट है, स्पेसिफिक सेगमेंट दैट कंटेन्स द कोड फॉर पर्टिकुलर कैरेक्टर। इसमें कोडिंग भी होती है बेटा, यहाँ पे कोडिंग लिखी होती है, ए बी एल वेम, यहाँ बहुत सारी कोड लिखे होते हैं, कोड्स, और यही कोड्स के कॉम्बिनेशन से कैरेक्टर्स बनते हैं। तो gene is a specific segment of DNA that contains code for particular characters such as eye color, skin color, shape of nose, hair type, घुंघराले बाल होंगे, कड़े कड़े बाल होंगे कि बाल ही नहीं होंगे, ये भी बताता है। जैसे यहां से मान लो मैंने एक सेगमेंट काटा, तो ये एक जीन हो गया। हो सकता हो ये जीन मुझे आई कलर बताए। यहां से मैंने एक सेगमेंट काटा, ये एक अलग जीन हो गया। ये जीन हो सकता हो मुझे स्किन कलर बताए। तो अलग अलग डीएनए के सेगमेंट जो डेफिनेट कैरेक्टर्स देते हो उनको जीन बोलते हैं। जीन इज अ स्पेसिफिक सेगमेंट ऑफ डीएनए दैट कंटेन्स द कोड फॉर अ पर्टिकुलर कैरेक्टर। क्लियर? तो डीएनए समझ में आ गया, थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर इन न्यूक्लियस, जेनेटिक इंफॉर्मेशन है, हमारे सारे कैरेक्टर्स डीएनए से हैं। कोई एक पर्टिकुलर कैरेक्टर जानना हो तो डीएनए का एक सेगमेंट उठा लो, उसको हम क्या बोलते हैं? जीन बोलते हैं। किसी पर्टिकुलर सेगमेंट को उठा ले तो उसको हम जीन बोल सकते हैं। चलो यहां तक सब क्लियर हो गया, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट चीज क्या है बेटा? क्रोमैटिन एंड क्रोमोसोम। क्रोमैटिन एंड क्रोमोसोम सिंपल है बेटा। न्यूक्लियस के अंदर क्या होता है? धागा। न्यूक्लियस के अंदर थ्रेड, ये धागा। अगर ये धागा ऐसे स्कैटर्ड होके पड़ा है, धागा है क्या? ये डीएनए है। ये डीएनए अगर ऐसे ही अधर भतर खचर भचर करके पड़ा है तो उसको हम बोल देते हैं क्रोमैटिन। सिंपल। कि अगर डीएनए थ्रेड के फॉर्म में ऐसे बिखरा बिखरा पड़ा है, स्कैटर्ड फॉर्म में पड़ा है, तो हम बोलते हैं क्रोमैटिन। क्या? क्रोमैटिन, स्कैटर्ड फॉर्म ऑफ डीएनए इन न्यूक्लियस। क्या है? स्कैटर्ड फॉर्म ऑफ डीएनए इन न्यूक्लियस। कैसा दिखेगा? थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर। तो अगर ऐसे 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 करके डीएनए पड़ा है स्कैटर होके थ्रेड बनके, तो क्रोमैटिन। जब हमें नई सेल बनानी होती है बेटा, आपने पढ़ा था स्टार्टिंग में, सेल कैन रेप्लिकेट इटसेल्फ, क्रिएट कॉपीज ऑफ इटसेल्फ। तो जब सेल को नई सेल बनानी होती है तो सेल डिवाइड करती है, टूट के 2 सेल या 4 सेल बनाती है, अपने आप से टूट के 2 या 4 सेल बनाती है। तो जब सेल का डिवीजन होने वाला होता है, जब नई सेल बनने वाली होती है, तब ये जो धागे हैं डीएनए के, ये जो स्कैटर्ड थे, ये जो क्रोमैटिन बने हुए थे, स्कैटर्ड थ्रेड लाइक, ये बेटा ऐसे 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 एकदम ऐसे ठोस होने लगते हैं, एकदम सिकुड़ने लगते हैं, और ठोस ठोस के एकदम सिकुड़ सिकुड़ के एकदम कंडेंस्ड होके इस तरह से बन जाते हैं। यानी डीएनए क्या है? थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर इनसाइड दी, ये क्या चीज है बेटा? न्यूक्लियस। सेल नहीं है, न्यूक्लियस के अंदर डीएनए है। और यही डीएनए पहले तो ऐसे ही पड़ा हुआ है, हमेशा ऐसे ही पड़ा रहता है हमारे न्यूक्लियस के अंदर, पड़ा हुआ है पड़ा हुआ है। हमने कहा हमें रिप्रोड्यूस करना है, नई सेल बनानी है, जैसे ही रिप्रोड्यूस करना है, या मान लो चोट लग गई, नई सेल बननी है, जैसे ही नई सेल बननी होगी, ये पूरा डीएनए क्या होगा? ठूस ठूस के एकदम कंडेंस्ड फॉर्म में आ जाएगा, और इसको हम बोलते हैं क्रोमोसोम्स। तो क्रोमोसोम क्या है? हाईली कंडेंस्ड यानी ठूस ठूस के एंड कॉइल्ड फॉर्म ऑफ डीएनए इन न्यूक्लियस। हाईली कंडेंस्ड एंड कॉइल्ड फॉर्म ऑफ डीएनए किसके अंदर? न्यूक्लियस के अंदर। ये कैसा है? रॉड शेप का है। ये कैसा था? थ्रेड। तो क्रोमैटिन क्या है? डीएनए ऐसे पड़ा हुआ है, ऐसे पड़ा हुआ, ऐसे पड़ा हुआ, ऐसे पड़ा हुआ,
ये क्या है? क्रोमैटिन। अब हमने कहा सेल डिवीजन होने वाला, तो सारा डीएनए ऐसे ठूस ठूस के एकदम कंडेंस्ड, हाईली कंडेंस्ड होके क्या बन गया? क्रोमोसोम बन गया। क्लियर है? देखो एक इंफॉर्मेशन और है कि क्रोमोसोम के अंदर प्रोटीन भी होता है और डीएनए भी होता है। क्रोमोसोम कंटेन्स डीएनए एंड बोथ प्रोटीन्स। यहां देखो ये डीएनए है, थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर, ये बस देख लो, थोड़े मौज मस्ती के लिए लाया हूं। ये देखो ये डीएनए है, थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर दिख रहा है। फिर क्या हुआ? ये डीएनए ने क्या हो गया? क्रोमैटिन बन गया। ये क्या है? अभी थ्रेड लाइक है, क्रोमैटिन। और यहां पे देखो ठूस 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 के भरना स्टार्ट हुआ, ये क्या बन गए? आपके क्रोमोसोम्स बन गए। दिखाई पड़ रहा है? ये ठूस 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 के बना तो क्रोमोसोम। ऐसे बिखरा हुआ थ्रेड लाइक है, तब तक क्या है? क्रोमैटिन है। जब तक थ्रेड लाइक के फॉर्म में है तब तक उसको हम क्रोमैटिन बोल सकते हैं। जब एकदम ठूस ठूस के कंडेंस कर दिया तब उसको क्या बोला हमने? जब एकदम कंडेंस्ड कर दिया तब क्या बोला हमने? क्रोमोसोम। और ऐसे डीएनए थ्रेड लाइक था। ठीक है? क्रोमोसोम किससे बनता है? डीएनए से और प्रोटीन से भी बनता है। ठीक, चलो अब बेटा न्यूक्लियस के बेसिस पे सेल दो तरह से डिवाइड की गई हैं। दो तरह की दुनिया में सेल दिखती हैं ऑन द बेसिस ऑफ न्यूक्लियस। एक है प्रोकैरियोटिक सेल। बेटा प्रो मतलब होता है प्राइमरी, प्रिमिटिव, पुराना। कैरियोटिक मतलब होता है न्यूक्लियस। कैरियोटिक मतलब कैरियन मतलब न्यूक्लियस, तो यानी पुराने न्यूक्लियस वाली सेल। प्रोकैरियोटिक, प्रो मतलब प्रिमिटिव, प्राइमरी, पुराना, सबसे पहला। कैरियोटिक मतलब कैरियन मतलब न्यूक्लियस, यानी पुराने जमाने की सेल। पुराने जमाने की सेल जब हमने देखी, और पुराने जमाने की सेल क्या थी? बैक्टीरिया। सिंगल सेल, एक ही सेल है, बैक्टीरिया। हमने देखी इसके पास न्यूक्लियस ही नहीं है भाई। ये बैक्टीरिया की किस्मत जो खराब है भैया, इतनी खराब किस्मत किसी को ना मिले। एक तो एक ही सेल होती है, सिंगल सेल को बैक्टीरिया, ऊपर से उसमें हो न्यूक्लियस ना मिला इसको। इट डज नॉट हैव अ न्यूक्लियस। डीएनए है इसके पास, थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर है, ये देखो डीएनए है। ये मत कहना बैक्टीरिया के पास डीएनए नहीं है, डीएनए तो है बेटा, बैक्टीरिया के पास डीएनए तो है, डीएनए तो है, पर वो डीएनए प्रॉपरली अरेंज नहीं है, कहीं न्यूक्लियस के अंदर प्रॉपर नहीं है, बिखरा हुआ सा डीएनए है। तो हमने देखा कि कुछ ऐसी सेल हैं जो पुराने जमाने की हैं, जैसे बैक्टीरिया को हमने लिया, प्रोकैरियोटिक सेल। इनके पास क्या है? न्यूक्लियर रीजन इज नॉट वेल डिफाइंड। अरे यार न्यूक्लियर रीजन वेल डिफाइंड नहीं है, ऐसे ही फालतू सा, ऐसे ही बिखरा हुआ सा डीएनए है, एंड इट इज नोन एज न्यूक्लियोइड। अब न्यूक्लियर रीजन डिफाइंड नहीं है, ऐसे ही बिखरा हुआ डीएनए है, इस रीजन को हम क्या बोलते हैं? न्यूक्लियोइड बोलते हैं। इंपॉर्टेंट है, ये पूछ लेता है, ये पूछ लेता है कि प्रोकैरियोटिक सेल में न्यूक्लियर रीजन को क्या बोलते हैं? न्यूक्लियोइड। न्यूक्लियस तो है नहीं, वो गोल गोल न्यूक्लियस तो है नहीं, डीएनए है, जेनेटिक मटेरियल है, उसको क्या बोलते हैं हम? न्यूक्लियोइड। यूकैरियोटिक मतलब जैसी हम नॉर्मल सेल होती हैं सारी, न्यूक्लियर रीजन इसमें क्या होता है? वेल डिफाइंड, यानी इनके पास मस्त न्यूक्लियस होता है, इनके पास न्यूक्लियस नहीं होता है। न्यूक्लियस की जगह क्या होता है? न्यूक्लियोइड होता है। इनके पास मस्त न्यूक्लियस नहीं है, न्यूक्लियस की जगह क्या है? न्यूक्लियोइड है, न्यूक्लियस नहीं है। नेक्स्ट, डू नॉट हैव न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। क्या मजाक की बात कर रहे हो? न्यूक्लियस ही नहीं है तो मेम्ब्रेन कहां से होगा? हैव न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। एक और इंपॉर्टेंट बात, मेम्ब्रेन बाउंड, ये तो छोड़ दो अभी, मेम्ब्रेन बाउंड को टेंशन मत लो। सेल ऑर्गेनल्स एब्सेंट, इसके पास कोई खास ऑर्गेनल्स भी नहीं है, जैसे हमारे पास आंख है, नाक है, मुंह है, कान है, इनके पास कच्छो नहीं है। मेम्ब्रेन बाउंड यानी ऊपर से मेम्ब्रेन भी चढ़ा होता है उन ऑर्गेनल्स में, है ही नहीं। क्या नहीं है? माइटोकॉन्ड्रिया का नाम सुना होगा, हाँ नहीं है। प्लास्टिड सुना है क्या? क्लोरोप्लास्ट नहीं है, और वैक्यूल नहीं है, लाइजोसोम नहीं है, कुछ नहीं है, सिर्फ एक चीज है इनके पास, राइबोसोम्स। राइबोसोम्स इनके पास प्रेजेंट है। इनकी बात करें, इनके पास मेम्ब्रेन बॉन्ड्स एंड ऑर्गेनल्स प्रेजेंट हैं, इनके पास मस्त न्यूक्लियस है, मस्त वैक्यूल है, मस्त लाइजोसोम है, मतलब सारी चीजें इनके अंदर सब मिल जाती हैं, और राइबोसोम भी है। इनके पास सिर्फ राइबोसोम है और कोई चीज इनके पास है ही नहीं। ठीक, ओनली वन क्रोमोसोम, इनके पास सिर्फ एक क्रोमोसोम है, दिख रहा है ये, है ना? मोर देन वन क्रोमोसोम, यूकैरियोटिक बहुत सारे, ये साइज में छोटे होते हैं, ये साइज में बड़े होते हैं। इनके पास एक चीज होती है, ये पूंछ, पूंछ को क्या बोलते हैं? फ्लैजिला। फ्लैजिला क्या करती है बेटा? इसी पूंछ से बैक्टीरिया मूव करता है, पूंछ के सहारे, पैर तो है नहीं, तो फ्लैजिला इज प्रेजेंट टू हेल्प इन मूवमेंट। यहां पे जनरली कोई फ्लैजिला नहीं होता। यूकैरियोटिक का एग्जांपल प्लांट सेल, एनिमल सेल, फंगस। हम लोग क्या है? यूकैरियोटिक है। बैक्टीरिया क्या है? प्रोकैरियोटिक, उसके पास न्यूक्लियस ही नहीं है, पूंछ है अलग से, कोई न्यूक्लियर मेम्ब्रेन भी नहीं है, कोई सेल ऑर्गेनल नहीं है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखना, कोई सेल ऑर्गेनल नहीं है इसके पास, कुछ नहीं है, छोटे 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 ऑर्गेनल तो है ही नहीं। ये क्या है सर? सिर्फ राइबोसोम्स। सिर्फ क्या प्रेजेंट है? राइबोसोम्स प्रेजेंट है।
और राइबोसोम्स के पास मेम्ब्रेन नहीं होता, इसलिए लिखा है मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनेल एब्सेंट बट राइबोसोम प्रेजेंट, क्योंकि राइबोसोम में मेम्ब्रेन नहीं होता। मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनेल प्रेजेंट, राइबोसोम आल्सो प्रेजेंट। तो इसमें से याद 4-5 डिफरेंस याद रख लेना, जो 2 इंपॉर्टेंट मार्क की याद रखना और एग्जाम्पल जरूर से याद रखना। ये और ये जरूर से याद होना चाहिए कि एक तो इनके पास न्यूक्लियस नहीं है, मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनल्स नहीं है, राइबोसोम्स हैं और एग्जाम्पल हो गया बैक्टीरिया। चल भाई, डिफाइन द टर्म जीन्स एंड क्रोमोसोम। तो जीन क्या हो गया? एक पर्टिकुलर सेगमेंट ऑफ डीएनए, है कि नहीं? जीन क्या है बेटा? ये मान लो डीएनए है, इसका कोई पर्टिकुलर सेगमेंट काट दें जिसके अंदर पर्टिकुलर कैरेक्टर का ट्रेड हो, पर्टिकुलर कैरेक्टर का कोड हो, उसको जीन बोलते हैं। अ पर्टिकुलर सेगमेंट ऑफ डीएनए व्हिच कंटेन्स कोड फॉर अ पर्टिकुलर कैरेक्टर लाइक आई कलर, स्किन कलर एक्सेट्रा। व्हाट आर क्रोमोसोम्स? हाईली कंडेंस्ड एंड कॉइल्ड फॉर्म ऑफ डीएनए। कब बनते हैं? ड्यूरिंग सेल डिवीजन। हाईली कंडेंस्ड एंड कॉइल्ड फॉर्म ऑफ डीएनए कब बनता है? सेल डिवीजन। हाउ इज अ प्रोकैरियोटिक सेल डिफरेंट फ्रॉम यूकैरियोटिक सेल? बता लोगे, अभी दिखाया। गिव वन एग्जांपल ऑफ ईच टाइप ऑफ सेल। तो प्रोकैरियोटिक का बैक्टीरिया, यूकैरियोटिक का प्लांट्स, एनिमल्स, कुछ भी दे सकते हैं। अब हम लोग आ गए सेल ऑर्गेनल्स पे। अभी तक आपने क्या देखा? अभी तक आपने एक सेल वॉल देख ली जो सबसे बाहर की लेयर है, एक प्लाज्मा मेम्ब्रेन देख लिया उसके अंदर की लेयर है, एक आपने साइटोप्लाज्म समझ लिया, साइटोप्लाज्म ये पूरा जो फ्लूइड है अंदर, साइटोप्लाज्म। इसके बाद आपने शायद न्यूक्लियस भी पढ़ लिया, न्यूक्लियस समझ में आ गया। इसके सिवा सेल्स के पास जो ऑर्गन्स हैं, वैसे तो ऑर्गेनल बोलते हैं, जैसे हमारे पास आंख, नाक, कान, मुंह ये है, वैसे ही सेल के पास कुछ पर्टिकुलर छोटे छोटे ऑर्गेनल होते हैं जो अलग अलग फंक्शन करते हैं। अब हमें वो पढ़ना है। ऑर्गेनल परफॉर्म अ स्पेसिफिक फंक्शन फॉर दी सेल, लाइक वी हैव ऑर्गन्स फॉर डिफरेंट फंक्शन, सेल हैज ऑर्गेनल्स। तो कुछ ऑर्गेनल्स हमें पढ़ने हैं। सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे ये ER, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। क्या है? यहाँ पे दिख रहा होगा एक ट्यूब जैसा, ऐसे 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 ट्यूबुलर एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। उसके बाद हम लोग बहुत सारे पढ़ेंगे, जैसे हम लोग को लाइसोसोम पढ़ना है, ये गोल 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 जो है ये लाइसोसोम्स हो गए। फिर हमें ये पढ़ना है, ऐसे ऐसे इसमें बिजली सी चमक रही है, माइटोकॉन्ड्रिया एनर्जी देती है। फिर हमें ये हरा वाला पढ़ना है, ये प्लास्टिड देता है। फिर ये दिख रहा होगा आपको पैरेलल स्टैक्स, गोल्जी बॉडी, तो गोल्जी बॉडीज पढ़नी है। फिर आपको ये बड़ा सा एक बैग दिख रहा होगा, एक सैक, एक बैग, वैक्यूल्स पढ़ना है। तो टेंशन मत लो, हर एक को अब हम डिटेल में पढ़ेंगे, टेंशन मत लो। हम ये तो पढ़ चुके, 2 3 4 5 6 7, तो 2 पढ़ चुके हैं, बाकी 6 अब हम डिटेल में पढ़ते हैं, स्टार्ट करते हैं। चलिए, तो जो सबसे पहला सेल ऑर्गेनल हम पढ़ने जा रहे हैं वो है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, इसको हम ER भी बोलते हैं। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम क्या होता है? आओ देखते हैं बेटा। ये आपको याद है कि ये गोल गोल क्या था? न्यूक्लियस था। न्यूक्लियस के अगल बगल आपको दिख रहे होंगे कुछ ट्यूब जैसे स्ट्रक्चर, कुछ शीट, कुछ ट्यूब इधर उधर बिखरे हुए हैं। ये जो ट्यूब्स हैं इन्हीं को हम क्या बोलते हैं? एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ER। अब इसके फंक्शन क्या होते हैं? सबसे पहला फंक्शन क्या है बेटा इसका, कि मान लो न्यूक्लियस ने कुछ बनाया और कुछ बना के उसे सेल को भेजना है। तो सेल को भेजना है तो ये क्या करते हैं? ये ट्रांसपोर्ट करते हैं मटेरियल का फ्रॉम न्यूक्लियस टू सेल। और मान लो सेल ने कुछ बनाया, उसे न्यूक्लियस को भेजना है, तो ये हेल्प करते हैं ट्रांसपोर्ट ऑफ मटेरियल फ्रॉम सेल टू न्यूक्लियस। तो ट्रांसपोर्टेशन में इनका बड़ा काम है, मटेरियल न्यूक्लियस से सेल को भेजना, सेल से न्यूक्लियस को भेजना। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज सुनो, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम बनाते हैं लिपिड्स एंड प्रोटीन्स। क्या चीज? लिपिड्स एंड प्रोटीन्स। लिपिड प्रोटीन से कुछ याद आना चाहिए, क्या याद आ रहा है? प्लाज्मा मेम्ब्रेन याद आ रहा है? ये वाली मेम्ब्रेन, ये किससे बनी थी? लिपिड्स एंड प्रोटीन से। याद है? फॉस्फोलिपिड बाइलेयर, और बीच बीच में उखड़ा उखड़ा प्रोटीन लगा हुआ था। तो ये जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है ये बनती थी फॉस्फोलिपिड बाइलेयर और प्रोटीन से। तो ये लिपिड प्रोटीन से बनती है, और वो लिपिड प्रोटीन कौन देता है? एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। तो ये लिपिड प्रोटीन बनाते हैं और उसी से ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन बनाने में भी हेल्प करते हैं। आइए तो पढ़ लेते हैं एक बार जल्दी से। क्या है? प्रोटीन एंड लिपिड सिंथेसिस। याद रखना ER का सबसे मेन फंक्शन है प्रोटीन और लिपिड बनाना। क्या है? मेम्ब्रेन बाउंड ट्यूब्स एंड शीट्स, ट्यूब्स और शीट्स है। हेल्प्स इन ट्रांसपोर्ट ऑफ मटेरियल बिटवीन न्यूक्लियस एंड साइटोप्लाज्म। साइटोप्लाज्म ये पूरा हरा हरा जो है, ट्रांसपोर्टेशन में हेल्प करते हैं। फॉर्मेशन ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन, क्योंकि प्लाज्मा मेम्ब्रेन किससे बना है? फॉस्फोलिपिड बाइलेयर और प्रोटीन से।
अच्छा, अब ये जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है बेटा, ये दो तरह का होता है। एक होता है रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, एक होता है स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ये भी समझ लेते हैं कि रफ और स्मूथ की क्या कहानी है। जरा यहां ध्यान से आप देखो, इस फिगर को जरा ध्यान से देखो। ये जो ऊपर वाला आपको एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम दिख रहा है, इस पे ये डॉट 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 चिपके हैं। इसको जब आप माइक्रोस्कोप से देखोगे तो थोड़ा खुरदुरा, थोड़ा रफ सा दिखता है, तो इसको हमने बोला रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। नीचे वाले को देखो, एकदम सपाट, एकदम स्मूथ, तो इसका नाम रखा स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। अब सवाल आता है कि ये रफ क्यों हुए? तो इसके ऊपर ये डॉट 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 चिपका है ना, इस डॉट 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 को बेटा हम बोलते हैं राइबोसोम्स। क्या बोलते हैं? राइबोसोम्स। अब राइबोसोम्स क्या है? प्रोटीन की फैक्ट्री है, फैक्ट्री लगी है पूरी प्रोटीन की, और यहीं से वो प्रोटीन बन रहा है जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम देता है। तो राइबोसोम्स आर कॉल्ड प्रोटीन फैक्ट्री। कहां पे मिलते हैं? रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। स्मूथ पे कोई राइबोसोम्स नहीं चिपके, कोई डॉट 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 नहीं, तो ये स्मूथ। अच्छा, दिखाने के लिए ऊपर नीचे दिखाया है, जरूरी नहीं कि ऐसे ऊपर नीचे हो। देखो तो ये लिखा है रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, राइबोसोम अटैच्ड, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, राइबोसोम्स नॉट अटैच्ड। इनका डिफरेंस एग्जाम में बहुत पूछता है, तो इंपॉर्टेंट है, याद रखना आप डिफरेंस। सबसे पहला, रफ के अंदर राइबोसोम्स अटैच टू द सरफेस ऑफ ईआर, डॉट 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 चिपके हैं। राइबोसोम्स नॉट अटैच टू द सरफेस ऑफ ईआर, तो स्मूथ हो गया। अपीयर्स रफ अंडर माइक्रोस्कोप, अपीयर्स स्मूथ अंडर माइक्रोस्कोप। ये क्या करते हैं? प्रोटीन सिंथेसिस करते हैं। ये क्या करते हैं? लिपिड सिंथेसिस करते हैं। ईआर का काम क्या है? प्रोटीन्स और लिपिड बनाना। ये किससे आया? रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ये किससे आया? स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। अब ये प्रोटीन एक्चुअली कौन बना रहा है? रफ में क्या होते हैं? डॉट 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 डॉट, क्या होता है? राइबोसोम्स। तो ये राइबोसोम्स हैं जो प्रोटीन बनाते हैं, और राइबोसोम्स को हम क्या बोलते हैं? प्रोटीन फैक्ट्री। तो ये जो इसके ऊपर राइबोसोम चिपके हैं, यही प्रोटीन बनाते हैं, और इनको हम प्रोटीन फैक्ट्री बोलते हैं। ये क्या बनाते हैं? ये लिपिड्स बनाते हैं। कुछ प्रोटीन बेटा एंजाइम का फंक्शन करते हैं, इसीलिए हम बोलते हैं कि रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम एंजाइम सिंथेसिस करता है। और बेटा कुछ लिपिड होते हैं जो हार्मोन का फंक्शन करते हैं, तो हम बोलते हैं स्मूथ क्या करता है? हार्मोन बनाता है। तो यहां क्या बना? प्रोटीन, प्रोटीन से एंजाइम। यहां क्या बना? लिपिड, लिपिड से हार्मोन। तो ये याद होना चाहिए। एसईआर स्मूथ का एक रोल और है, क्या? लिवर सेल को साफ करना, कि लिवर के अंदर गंदगी को साफ करना। और किसके लिवर की गंदगी? वर्टिब्रेट्स। वर्टिब्रेट्स कौन? वो ऑर्गेनिज्म जिनके पास वर्टिबल कॉलम हो, ये आगे हम लोग बायोलॉजी में पढ़ेंगे। तो ये क्या करते हैं? हेल्प्स इन डिटॉक्सिफिकेशन, डिटॉक्सिफाई, साफ करना इन लिवर सेल्स ऑफ वर्टिब्रेट्स। पर ऐसी कोई चीज रफ नहीं करता, नो रोल इन डिटॉक्सिफिकेशन। तो ये चीज आपको अच्छे से याद होनी चाहिए। ये प्रोटीन बनाते हैं, प्रोटीन से एंजाइम। ये लिपिड बनाते हैं, लिपिड से हार्मोन। इन पे राइबोसोम चिपके हैं, इन पे नहीं चिपके। चलिए इस पे एक सवाल देखते हैं। विच ऑफ दीज ऑप्शंस आर नॉट द फंक्शंस ऑफ राइबोसोम्स? जो राइबोसोम का फंक्शन नहीं है। राइबोसोम बेटा कहां पे मिलते हैं? रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम पे चिपके होते हैं, है ना, इसके ऊपर चिपके होते हैं। राइबोसोम का मेन काम क्या है? प्रोटीन फैक्ट्री है। ये क्या करते हैं? प्रोटीन बनाते हैं। चलो अब ऑप्शन देखते हैं क्या है। हेल्प्स इन मैन्युफैक्चर ऑफ प्रोटीन, सही है। हेल्प्स इन मैन्युफैक्चर ऑफ एंजाइम, कुछ प्रोटीन एंजाइम दिखते हैं। हेल्प्स इन मैन्युफैक्चर ऑफ हार्मोन, ये तो गलत है। ये किसका फंक्शन था? स्मूथ का, और उस पे तो राइबोसोम नहीं होते। हेल्प्स इन मैन्युफैक्चर ऑफ स्टार्च, ये भी। तो ये दो हो गए गलत। तो 3 एंड 4 ऑप्शन सी, 3 एंड 4 आर नॉट दी फंक्शंस। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट जो हमारी सेल ऑर्गेनल है वो क्या है? गोल्जी बॉडीज या गोल्जी अपैरेटस। अब गोल्जी क्या होता है? देखो, आपको एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम समझ में आ गया, ये थे एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। अब ये देखो, यहां पे आपको कुछ इस तरह के पैरेलल स्टैक्स दिखेंगे। क्या दिखेंगे आपको? पैरेलल स्टैक्स दिखेंगे आपको। इन पैरेलल स्टैक्स को हम बोलते हैं गोल्जी बॉडीज। ये देखो, ये ऐसे 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 ऐसे, इनको बोलते हैं गोल्जी बॉडीज या गोल्जी अपैरेटस। अब इनका काम क्या है? देखो, न्यूक्लियस ने कुछ बनाया, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम को दिया। अब एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम ने प्रोटीन लिपिड भी बनाया, बन गया, फैक्ट्री में माल तैयार है। अब माल कहां जाना है? पूरी सेल में। क्या जाना है? प्रोटीन, लिपिड, ये सब बन गया, पूरी सेल को देना है। तो गोल्जी बॉडी क्या है बेटा? गोल्जी बॉडी आपकी डिस्ट्रीब्यूटर है। ये कहती है लाओ तुमने क्या माल बनाया यार, लाओ। अब इस माल को पहले मैं स्टोर करूंगा, देखूंगा क्या सही है क्या नहीं है, जो नहीं सही है उसको मॉडिफाई करूंगा, और उसके बाद उसकी
पैकेजिंग करके ट्रांसपोर्ट करूंगा। तो इसके फंक्शन सुनो, कि यहां न्यूक्लियस और एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम ने जो बनाया वो गोल्जी बॉडी के पास गया, और गोल्जी बॉडी ने क्या किया, सबसे पहले उस चीज को स्टोर किया, रखो भाई, फिर उसको मॉडिफाई किया, कहां क्या चेंज करना है, फिर उसके बाद उसकी पैकेजिंग की और फिर ट्रांसपोर्ट कर दिया। यानी स्टोरेज, मॉडिफिकेशन, पैकेजिंग एंड ट्रांसपोर्टेशन, ये हो गए इसके मेन फंक्शन। तो देखो यही चीज आपको यहां मिलेगी, क्या है, मेम्ब्रेन बॉन्ड वेसिकल अरेंज्ड नियरली पैरेलल टू ईच अदर इन स्टैक्स नोन एज सिस्टन्स। तो बेटा इसको सिस्टन्स भी बोलते हैं, ये जो पैरेलल स्टैक्स दिख रहे हैं इसको हम सिस्टन्स भी बोलते हैं। इंपॉर्टेंट है, याद रखना है कि यहां पे क्या है, मेम्ब्रेन बाउंड पैरेलल स्टैक्स हैं, इनको हम सिस्टन्स भी बोलते हैं। फंक्शंस, स्टोर किया, जो माल बन के आया भाई हम उसको स्टोर करेंगे, देखेंगे सही है कि नहीं है, मॉडिफाई करेंगे, कुछ चेंजेस करेंगे, पैकेजिंग करेंगे प्रोडक्ट्स की, और उसके बाद क्या करेंगे, लाइक प्रोटीन्स एंड लिपिड सिंथेसिस फ्रॉम ईआर, डिस्पैच टू वेरियस टारगेट्स, फिर उसको हम डिस्पैच कर देंगे, ट्रांसपोर्ट कर देंगे। तो इनका फंक्शन स्टोर, मॉडिफाई, पैक एंड देन डिस्पैच कर दो पूरी सेल को। जो भी चीजें न्यूक्लियस ने, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम ने बना के इनको दी, स्टोर किया, मॉडिफाई किया, पैक किया और फिर डिस्पैच। इनका एक बहुत इंपॉर्टेंट फंक्शन याद रखना, इन्वॉल्व इन फॉर्मेशन ऑफ लाइजोसोम्स। लाइजोसोम्स के फॉर्मेशन में इन्वॉल्व होते हैं। अब लाइजोसोम क्या है ये आगे हम लोग पढ़ने वाले हैं, पर ये बहुत इंपॉर्टेंट है। दो फंक्शन हो गए इनके, एक तो जो बना उसको स्टोर किया, मॉडिफाई किया, पैक किया, भेज दिया पूरी सेल के पास, दूसरा इन्वॉल्व इन फॉर्मेशन ऑफ लाइजोसोम्स। तो लाइजोसोम्स क्या होता है मैं आपको दिखाता हूं, ये रहे लाइजोसोम्स। लाइजोसोम्स का दूसरा नाम है वेस्ट डिस्पोजल। ये सेल के अंदर क्या है कि जो भी गंदी चीजें हैं उसको बाहर करो, यानी ये सेल के अंदर की आर्मी है बेटा, ये बहुत ही खतरनाक सेल के अंदर की आर्मी है। लाइजोसोम्स क्या होते हैं, ये छोटे छोटे डॉट 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 आपको दिख रहे होंगे, दिख रहे हैं कि नहीं, ये छोटे छोटे जो डॉट डॉट डॉट, ये गोल, ये गोल, ये गोल, ये सेल में हर तरफ बिखरे होते हैं, इनको बोलते हैं लाइजोसोम्स। क्या बोलते हैं, लाइजोसोम्स। क्या काम है इनका, गंदगी को साफ करना, वेस्ट डिस्पोजल, आर्मी है ये, जहां टेररिस्ट दिखेगा उसको मार देंगे। तो इनका मेन काम है सेल की साफ सफाई रखना। तो पढ़ लेते हैं। सैक्स, सैक्स मतलब होता है बैग। तो देखो ये जो गोल गोल दिख रहा है, यहां पे ऐसा दिख रहा है, पूरा ये स्फीयर है, जो गोल गोल छोटा दिख रहा है, इसको जब एकदम माइक्रोस्कोप से अंदर देखेंगे तो एक बड़ा सा स्फीयर। तो ये क्या है, सैक है, एक बड़ा सा बैग है, फिल्ड विथ पावरफुल डाइजेस्टिव एंजाइम्स। अब इसके अंदर क्या है, बहुत ही स्ट्रॉन्ग डाइजेस्टिव एंजाइम है, यानी कुछ भी आएगा उसको खाएंगे, उसको पचा देंगे। बहुत स्ट्रॉन्ग क्या है, डाइजेस्टिव एंजाइम, वेरी पावरफुल डाइजेस्टिव एंजाइम। एक्ट्स एज वेस्ट डिस्पोजल सिस्टम ऑफ सेल, वेस्ट डिस्पोज करने के काम आता है। Help in cleaning the cell by digesting foreign material, bacteria, as well as damaged organelles. अब मान लो सेल में कहीं से बैक्टीरिया घुस गया, और बैक्टीरिया सेल में घुस गया, सेल परेशान, तो कौन बैक्टीरिया का सफाया करेगा, आर्मी तो करेगी। आर्मी कौन है, लाइजोसोम। तो लाइजोसोम कहेगा इधर आ बैक्टीरिया, अपने अंदर खाएगा। उसके अंदर क्या है भाई, उसके अंदर बहुत पावरफुल छोटे 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 बहुत सारे एंजाइम्स हैं, बैक्टीरिया को खा के खत्म कर देंगे। मान लो कोई सेल ऑर्गेनेल है वो खराब हो गई, डैमेज हो गई किसी तरह से, कोई अटैक कर दिया फॉरेन पार्टिकल, अपने आप खराब हो गई। खराब हो गई तो खराब चीज क्या करेगी सेल में, तो लाइजोसोम क्या करता है, डैमेज्ड ऑर्गेनल को, सेल के अंदर जो डैमेज्ड ऑर्गेन्स हैं या ऑर्गेनल हैं उनको ये खा के खत्म कर देता है, इसीलिए इसका नाम है वेस्ट डिस्पोजल। तो बाहर से बैक्टीरिया या टेररिस्ट उसको भी ढाएं ढाएं ढाएं, और अंदर कोई क्रिमिनल है, कोई सेल के अंदर क्रिमिनल है, उसको भी ढाएं। अब इसका एक डिसएडवांटेज है, क्या डिसएडवांटेज है बेटा, यहां से आर्मी मिटा दूं तब डिसएडवांटेज बताऊंगा। इसका डिसएडवांटेज ये है कि कई बार ये सुसाइड बैग्स बन जाते हैं, और भाई इनके पास क्या है, बंदूक, असला, बम, सब कुछ है, ये ला बैक्टीरिया, ला तेरे को खा के खत्म कर दूं, डाइजेस्टिव एंजाइम, ये खराब सेल हो रही तेरे को खत्म कर दूं। मान लो सेल में किसी तरह का कुछ डिस्टर्बेंस हुआ, लाइजोसोम को समझ में नहीं आया, उसको लगा कुछ गड़बड़ी कुछ गड़बड़ी, तो लाइजोसोम फट जाते हैं और इनके एंजाइम्स पूरी सेल का खात्मा कर देते हैं। इसीलिए इनका नाम सुसाइड बैग्स भी है। ये बैग्स ही तो हैं, इसके अंदर पावरफुल डाइजेस्टिव एंजाइम, ये सुसाइड बैग्स है। क्या हुआ, ड्यूरिंग सेलुलर डिस्टर्बेंसेस, कोई डिस्टर्बेंस हुआ सेल के अंदर, द सेल गेट्स डैमेज, सेल में कुछ डैमेज हुआ, लाइजोसोम को समझ में नहीं आया, द लाइजोसोम में बस्ट एंड डाइजेस्ट देयर ओन सेल, अपनी ही सेल को मार देते हैं। तो ये एक प्रॉब्लम है इनके अंदर, ये सुसाइड बैग्स। ये क्वेश्चन आता है एग्जाम में, व्हाई लाइजोसोम्स आर कॉल्ड सुसाइड बैग्स, बिकॉज if there is some cellular disturbance, the cell gets damaged, lysosomes burst
and damage their own cell and eat their own cell and finish their own cell and digest their own cells. ठीक है, अब देखो एक सवाल है, what would happen to the life of cell if there was no Golgi apparatus? अगर कोई Golgi apparatus नहीं होगा तो सेल को क्या होगा, एनसीईआरटी का सवाल है। Golgi apparatus के दो इंपॉर्टेंट रोल, पहला कि न्यूक्लियस और ईआर जो बना रहा है उसको स्टोर करो, मॉडिफाई करो, पैक करो और भेज दो। दूसरा लाइसोसोम बनाते यही है। तो अगर गोल्जी अपैरेटस ही नहीं है तो एक तो स्टोरिंग, मॉडिफिकेशन, पैकेजिंग, ट्रांसपोर्ट बंद हो जाएगा मटेरियल का। सेल को खाना पीना मिलना बंद हो गया, न्यूक्लियस से, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से, सब खत्म। जो न्यूक्लियस एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम बना रहा है वो सेल को मिलना बंद हो गया। पहला तो ये होगा, लिपिड प्रोटीन मिलना बंद हो गया, प्लाज्मा मेम्ब्रेन बनना बंद हो गया, कुछ जा ही नहीं रहा है। दूसरी प्रॉब्लम, लाइसोसोम नहीं बनेंगे। गोल्जी अपैरेटस ही लाइसोसोम बनाता है। देखो ये लिखा था, क्या था, इन्वॉल्वड इन फॉर्मेशन ऑफ लाइसोसोम्स। लाइसोसोम्स नहीं मिलेंगे तो गंदगी भी साफ नहीं होगी, तो सेल ज्यादा दिन जिंदा नहीं रह सकती। ओवरऑल सेल फंक्शन वुड बी डिस्टर्ब एंड द सेल माइट नॉट सर्वाइव फॉर लॉन्ग। वही दो पॉइंट है, पैकेजिंग नहीं हो पाएगी, लाइसोसोम नहीं बनेंगे, तो एक तो चीजें मिलेगी नहीं सेल को, प्रोटीन, लिपिड, जो न्यूक्लियस एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम बना रहा है वो सेल को नहीं मिलेगा। दूसरा, साफ सफाई नहीं होगी। अब मान लो घर बहुत दिन से साफ सफाई, कचरा बनता जाए बनता जाए बनता जाए तो गंदा हो जाएगा, और कहीं से एनर्जी भी नहीं मिल रही, तो ये ज्यादा लंबा सर्वाइव नहीं कर पाएगी सेल। चलिए नेक्स्ट है हमारा, बहुत फेमस है, माइटोकॉन्ड्रिया। सबने सुन रखा होगा। क्या होती है ये? पावर हाउस ऑफ द सेल। ये बेटा सेल को एनर्जी देती है। अब पावर हाउस ऑफ द सेल, ये देखो, ये देखो माइटोकॉन्ड्रिया कैसी दिखती है बेटा, ऐसे, और इसके अंदर ये है ना, ऐसे, और इसके अंदर ये है माइटोकॉन्ड्रिया। बहुत सारी हैं, ठीक है, माइटोकॉन्ड्रिया। अब माइटोकॉन्ड्रिया बेटा के पास दो मेम्ब्रेन होते हैं, एक आउटर एक इनर। आउटर मेम्ब्रेन कैसा होता है? पोरस। पोरस मतलब इसमें पोर्स होते हैं, तो अंदर कोई चीज घुस सकती है, बाहर आ सकती है। इनर मेम्ब्रेन पे सवाल आता है। इसका जो अंदर वाला मेम्ब्रेन है, ये वाला, ये कैसा है? डीपली फोल्डेड, बहुत ज्यादा फोल्डेड है। अब ये इतना ज्यादा फोल्डेड क्यों है सर, क्या फायदा है? माइटोकॉन्ड्रिया का काम क्या है? पावर हाउस ऑफ द सेल, एनर्जी देना। मैंने आपको बताया था हमारी लाइफ में क्या चलता है, पैसा। इसको 100 रुपए दे दे, इसको 2000 रुपए दे दे, इसको 2.5 करोड़ दे दे, इसको 500 करोड़ दे दे, अरे सर बड़ा बड़ा नंबर। सेल के अंदर चलती है करेंसी एटीपी। ये क्या है? ये है एनर्जी के मॉलिक्यूल्स। माइटोकॉन्ड्रिया यही बनाता है, एटीपी, एनर्जी मॉलिक्यूल्स। अब जितना ज्यादा सरफेस एरिया होगा माइटोकॉन्ड्रिया का, उतना ज्यादा एटीपी बनाएगा, उतने ज्यादा एटीपी के मॉलिक्यूल, उतनी ज्यादा एनर्जी। इसीलिए इसकी इनर लेयर होती है डीपली फोल्डेड, बहुत ही ज्यादा फोल्डेड होती है। फोल्डेड होने से क्या हुआ बेटा? इसका सरफेस एरिया बढ़ गया, और सरफेस एरिया बढ़ गया तो इसमें ज्यादा एटीपी के मॉलिक्यूल्स बनेंगे, ज्यादा एनर्जी बनेगी। तो यही बातें यहां लिखी है। इनर मेम्ब्रेन इज डीपली फोल्डेड, इंक्रीज सरफेस एरिया फॉर एटीपी जनरेशन, एनर्जी इज रिलीज बाय माइटोकॉन्ड्रिया इन द फॉर्म ऑफ एटीपी मॉलिक्यूल। एटीपी का कोई फुल फॉर्म पूछ ले, एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। एटीपी क्या है? एनर्जी करेंसी ऑफ सेल, है ना। सेल ने कहा हमें कितनी एनर्जी चाहिए, हमें 500 एटीपी दे दो, हमें 5 लाख एटीपी दे दो। कौन देगा? माइटोकॉन्ड्रिया। जितना ज्यादा इसका डीपली फोल्डेड, उतनी ज्यादा एटीपी। एक बहुत इंपॉर्टेंट बात, बहुत इंपॉर्टेंट, माइटोकॉन्ड्रिया ऑल्सो हैव देयर ओन डीएनए। डीएनए तो किसमें होता है? सेल के न्यूक्लियस में होता है, सिर्फ न्यूक्लियस में होता था। माइटोकॉन्ड्रिया के पास खुद का डीएनए और खुद के राइबोसोम्स भी होते हैं। ये इंपॉर्टेंट है, याद रखना। 3 चीजें हैं, न्यूक्लियस, माइटोकॉन्ड्रिया और एक प्लास्टिड। इन तीनों के पास डीएनए और राइबोसोम्स होता है। इनके पास खुद का, माइटोकॉन्ड्रिया देख रहे हो, ये इसके अंदर इसके पास खुद का एक डीएनए होता है बेटा, इसके पास खुद एक डीएनए होता है। माना जाता है माइटोकॉन्ड्रिया पुराने जमाने में एक बैक्टीरिया था जो हमारी सेल के साथ मिलके सिम्बाइसिस कर लिया, और बैक्टीरिया के पास तो डीएनए होगा। एनीवेज, माइटोकॉन्ड्रिया हैज व्हाट? डीएनए एंड राइबोसोम। नेक्स्ट है प्लास्टिड्स। प्लास्टिड्स बेटा सिर्फ और सिर्फ प्लांट सेल्स में होता है, एनिमल सेल्स में नहीं होता है। प्लास्टिड्स आपको देखने हैं, ये देखो, ये रहे प्लास्टिड्स, ये है प्लास्टिड, ये है प्लास्टिड, ये है प्लास्टिड, ये है प्लास्टिड। तो ये जो हरे 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 दिख रहे हैं प्लांट सेल के अंदर, इसीलिए प्लांट सेल ली है। एनिमल सेल में प्लास्टिड नहीं होता। तो प्लास्टिड इज ओनली प्रेजेंट इन प्लांट सेल। अब प्लास्टिड का एक एग्जांपल आपको याद भी होगा। प्लास्टिड जैसे हमने लिया सबसे पहले क्रोमोप्लास्ट। क्रोमोप्लास्ट क्या है? कलर्ड प्लास्टिड्स हैं। ये क्या देते हैं भाई? फूल का कलर, फ्लावर को कलर देते हैं, पेड़ पौधे में कलर देना इनका काम है। दूसरा हमने पढ़ा क्लोरोप्लास्ट।
क्लोरोप्लास्ट बेटा एक तरह का क्रोमोप्लास्ट ही होता है, काइंड ऑफ क्रोमोप्लास्ट कंटेनिंग, देखो क्या है क्लोरोप्लास्ट, क्या है एक तरह का क्रोमोप्लास्ट ही है कंटेनिंग पिगमेंट क्लोरोफिल। इसके पास क्या होता है क्लोरोफिल। क्लोरोफिल कहां चाहिए होता है फोटोसिंथेसिस में। तो ये खाना, पेड़ का खाना बनाने में हेल्प करते हैं। इट इज रिक्वायर्ड फॉर फोटोसिंथेसिस, ऑल्सो रिस्पॉन्सिबल फॉर ग्रीन कलर। पत्ती वत्ती में जो ग्रीन कलर होता है वो किसकी वजह से होता है क्लोरोफिल की वजह से, क्लोरोफिल। और ये कहां मिलता है क्लोरोप्लास्ट में। ठीक, तो क्रोमोप्लास्ट क्या है कलर्ड प्लास्टिड, उसमें से एक स्पेशल क्रोमोप्लास्ट, स्पेशल क्रोमोप्लास्ट कौन सा है क्लोरोप्लास्ट, याद ही करना पड़ेगा ये सब। क्लोरोप्लास्ट क्या है क्रोमोप्लास्ट कंटेनिंग पिगमेंट क्लोरोफिल, इसका काम खाना बनाना यानी फोटोसिंथेसिस, रिस्पॉन्सिबल फॉर ग्रीन कलर। फिर एक और तरह के प्लास्टिड हैं ल्यूकोप्लास्ट, तो एक दो तीन, देखो ये वाला वैसे दो नहीं है, ये दोनों सेम ही है, ये भी एक तरह का प्लास्ट। ल्यूकोप्लास्ट, ल्यूकोप्लास्ट क्या है बेटा व्हाइट कलरलेस प्लास्टिड है। इनका काम क्या है, ये ऑयल वगैरह स्टोर करते हैं, अमीनो एसिड स्टोर करते हैं, सॉरी ऑयल स्टोर करते हैं, प्रोटीन स्टोर करते हैं, स्टार्च स्टोर करते हैं, स्टोर स्टार्च ऑयल एंड प्रोटीन ग्रैन्यूल्स। याद कैसे रखेंगे, वाइट कलरलेस, ऑयल भी थोड़ा सा ऐसा कलरलेस सा ही होता है ना, प्रोटीन वगैरह, तो स्टार्च ऑयल और प्रोटीन स्टोर करते हैं। इंपॉर्टेंट बात, जिस तरह से न्यूक्लियस के पास डीएनए है, राइबोसोम है, उसी तरह से माइटोकॉन्ड्रिया के पास डीएनए है, राइबोसोम है, उसी तरह से प्लास्टिड के पास भी हैव देयर ओन डीएनए एंड राइबोसोम। इन तीनों चीजों के पास डीएनए और राइबोसोम। न्यूक्लियस में भी बेटा राइबोसोम्स भी होते हैं, जो न्यूक्लियोलस नहीं दिखाया था, न्यूक्लियस के अंदर जो न्यूक्लियोलस था इसमें होते हैं राइबोसोम्स। तो न्यूक्लियस, माइटोकॉन्ड्रिया, प्लास्टिड्स हैव डीएनए एंड राइबोसोम्स। क्लियर है, चलिए नेक्स्ट है बेटा वैक्यूल्स। अब वैक्यूल्स क्या होते हैं, ये देखो एक बड़ा सा बैग आपको ये दिख रहा होगा, ये बड़ा सा बैग, सेल का कितना एरिया ले लिया। प्लांट सेल में ये बहुत बड़े होते हैं, एनिमल सेल में छोटे होते हैं, एक से ज्यादा भी हो सकते हैं, पर प्लांट सेल में बड़ा सा वैक्यूल होता है। बेटा ये क्या है, ये एक बैग है, एक सैक है। इसमें क्या होता है बेटा, कुछ चीजें स्टोर होती हैं, और क्या करता है पूरी सेल को ये एक रिजिडिटी देता है। सोचो ना, एक अंदर बैग रखा हो पानी भर के, तो क्या होगा पूरी सेल को क्या देगा, रिजिडिटी देगा कि नहीं। तो इसके दो फंक्शंस आपको याद रखने हैं वैक्यूल्स के, क्या टर्जिडिटी, रिजिडिटी देना, टर्जिडिटी और रिजिडिटी एक फंक्शन ये हो गया। दूसरा ये क्या है, स्टोरेज सैक है। लार्ज इन प्लांट्स, स्मॉल इन एनिमल्स। एनिमल सेल में मल्टीपल भी हो सकता है, प्लांट सेल में लार्ज होता है, याद रखना ये प्लांट सेल में लार्ज होता है। Plants may occupy 50 to 90% volume, provides turgidity and rigidity to the cell, stores soap, soap मतलब S से सबसे पहले सुगर, O से ऑर्गेनिक एसिड, A से अमीनो एसिड, P से प्रोटीन। तो क्या क्या स्टोर करता है, सुगर, ऑर्गेनिक एसिड, अमीनो एसिड और प्रोटीन्स। अच्छा, ये जो वैक्यूल्स हैं इनका काम अमीबा के अंदर भी इंपॉर्टेंट है। अमीबा में क्या होता है, जो अमीबा खाना खाता है वो वैक्यूल्स में स्टोर होता है, और जो वेस्ट होता है वो वैक्यूल से बाहर निकलता है। फूड वैक्यूल कंटेन्स फूड आइटम्स दैट अमीबा कंज्यूम्स, एक्सपेल्स वेस्ट। तो वैक्यूल का काम और कहां पे है, अमीबा में, यूनिसेलुलर, सिंगल सेल वाला, याद है अमीबा, ये कचल कुचुल कचल कुचुल कचल कुचुल, ये अमीबा। इसके अंदर क्या होता है, वैक्यूल के अंदर ही खाना स्टोर होता है और यहीं से वेस्ट बाहर निकलता है। ठीक, अब देखो मेम्ब्रेन्स का खेल, एक चीज बड़ा पूछता है, कौन सिंगल मेम्ब्रेन कौन डबल मेम्ब्रेन, इसमें बड़ा कंफ्यूजन होता है कि कोई सिंगल मेम्ब्रेन है कोई डबल मेम्ब्रेन है। याद करने का सिंपल तरीका, तीन चीजें हैं जिनके पास डीएनए है और राइबोसोम्स है, कौन कौन सी, न्यूक्लियस, माइटोकॉन्ड्रिया और प्लास्टिड। इनके पास क्या है, डीएनए। तो ऐसे याद रखो, जिनके पास डीएनए था उनके पास डबल मेम्ब्रेन, बहुत सिंपल, न्यूक्लियस, माइटोकॉन्ड्रिया और प्लास्टिड, इन तीनों के पास डीएनए, तो इनके पास डबल मेम्ब्रेन, याद हो गया। अब एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, गोल्जी एपेरेटस, लाइसोसोम्स, वैक्यूल्स, इनके पास नो डीएनए तो सिंगल मेम्ब्रेन, बस सब याद हो गया। ऐसे बच्चे बहुत कंफ्यूज रहते हैं। तो जिनके पास डीएनए डबल मेम्ब्रेन, जिनके पास डीएनए नहीं सिंगल मेम्ब्रेन, और एक ऐसा है जिसके पास कोई मेम्ब्रेन नहीं, वो है राइबोसोम्स। राइबोसोम लाइसोसोम में कंफ्यूज मत होना, राइबोसोम प्रोटीन फैक्ट्री, लाइसोसोम आर्मी, साफ सफाई। हाँ, राइबोसोम्स नो मेम्ब्रेन, प्रोटीन फैक्ट्री कहां होता है, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। और राइबोसोम इज द ओनली ऑर्गेनेल प्रेजेंट इन प्रोकैरियोटिक एंड यूकैरियोटिक। देखो प्रोकैरियोटिक में याद है कोई सेल ऑर्गेनेल नहीं था,
याद है बताया था, मेम्ब्रेन बाउंड कोई सेल ऑर्गेनल, सिर्फ क्या था, राइबोसोम, क्योंकि इसमें मेम्ब्रेन नहीं होता। यूकैरियोटिक में तो सब कुछ होता है, ये सब भी होगा और राइबोसोम्स भी होगा। प्रोकैरियोटिक में सिर्फ राइबोसोम्स मिलते हैं और कोई सेल ऑर्गेनल नहीं। प्रोकैरियोटिक मतलब बैक्टीरिया। क्लियर? तो ये मेम्ब्रेन का खेल याद रहना चाहिए। अब आ गया डिफरेंस बिटवीन प्लांट सेल, एनिमल सेल। अब इसमें हो सकता है मैं सब कुछ बताऊं, मैं आपको सिर्फ डिफरेंस बता रहा हूं। इंपॉर्टेंट एग्जाम में सीधा सवाल पूछता है कि डिफरेंस बताओ। तो देख, प्लांट सेल में सेल वॉल होती है, एनिमल सेल में सेल वॉल नहीं होती है। प्लांट सेल में प्लास्टिड्स होते हैं, ये दिख रहे हैं प्लास्टिड्स, ये क्या है, क्लोरोप्लास्ट। इसमें क्या है, क्लोरोफिल, क्या देगा, ग्रीन कलर, फोटोसिंथेसिस। यहां पे प्लास्टिड्स नहीं होते हैं। प्लांट सेल में लार्ज सेंट्रल वैक्यूल, वैक्यूल जो बड़ा सा सैक था, क्या करता था, टर्जिडिटी, रिजिडिटी, स्ट्रेंथ दे रहा है और स्टोर कर रहा है चीजों को। यहां पे लार्ज सेंट्रल वैक्यूल एब्सेंट है। देखो एनिमल सेल में वैक्यूल कहां है, ये देखो छोटा सा वैक्यूल है। मल्टीपल वैक्यूल भी हो सकते हैं, लार्ज सेंट्रल नहीं होता। लास्ट है, इसके अंदर सेंट्रियोल नहीं होते। और एनिमल सेल में एक चीज और होती है, सेंट्रियोल। ये भी एक तरह का ऑर्गेनल है जो आपको नहीं पढ़ाया जाता सिलेबस में। सेंट्रियोल्स क्या होते हैं बेटा, यहां पे आपको ये दिख रहे होंगे, ये सिलेंडर जैसे स्ट्रक्चर होते हैं सेंट्रियोल। इनका काम आता है जब नई सेल बनती है, तो ये काम करते हैं सेल डिवीजन के वक्त। सेल डिवीजन मतलब जब नई सेल बनने वाली होती है तब सेल डिवाइड करती है, एक सेल डिवाइड करके मल्टीपल सेल बनाती है। तो सेंट्रियोल का काम होता है, ये है सेंट्रियोल का काम होता है कब, सेल डिवीजन में। सेंट्रियोल एनिमल सेल में होती है, प्लांट सेल में नहीं। तो चार डिफरेंस अच्छे से याद कर लो। बाकी बहुत चीजें कॉमन है, माइटोकॉन्ड्रिया इधर भी है, इधर भी है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम इधर भी है, इधर भी है, गोल्जी इधर भी है, इधर भी है। थोड़ा थोड़ा उसमें भी डिफरेंस रहता है, बट वो मेजर डिफरेंस नहीं है कि कहीं वो छोटा है, ये बड़ा है, कहीं वो कम है, ज्यादा है। मेन डिफरेंस यही है, क्या, प्लांट सेल में सेल वॉल होती है, प्लास्टिड्स होता है और बड़ा वैक्यूल होता है। एनिमल सेल में सेल वॉल नहीं होती, हमारी सेल में सेल वॉल नहीं होती, प्लास्टिड्स नहीं होते, क्लोरोप्लास्ट, ओरोप्लास्ट, ल्यूकोप्लास्ट नहीं होता, बड़ा सा वैक्यूल नहीं होता। तीन चीजें हैं, सेल वॉल और क्या है इनके पास, प्लास्टिड्स, और क्या है इनके पास, बड़ा वैक्यूल। इनके पास नहीं, इनके पास एक स्पेशल चीज है, क्या, सेंट्रियोल्स। ये सिलेंड्रिकल स्ट्रक्चर न्यूक्लियस के पास में दिखते हैं और इनका काम है सेल डिवीजन। इनके पास सेंट्रियोल्स नहीं है। लास्ट टॉपिक बेटा हमारा है सेल डिवीजन। सेल डिवीजन क्या है बेटा, हमें एक सेल से नई सेल तो बनानी है, तभी तो भाई आगे पृथ्वी आगे बढ़ेगी। और कई बार क्या होता है, हमें चोट लग गई तो हमारी सेल डैमेज हो गई, तब भी नई सेल बननी होती है। तो जो नए सेल का फॉर्मेशन है उसको हम बोलते हैं सेल डिवीजन। प्रोसेस बाय विच न्यू सेल्स आर मेड इज कॉल्ड सेल डिवीजन। अब सेल डिवीजन दो तरह से होता है। एक हो सकता है कि हमें रिप्रोड्यूस करना हो, अपने बच्चे पैदा करने हो, अपने ऑफस्प्रिंग्स पैदा करने हो, हमें एनिमल को, प्लांट को। तो एक वो हो गया जहां आपको रिप्रोड्यूस करना हो नई सेल। एक हो सकता है कि आपको चोट वोट लग गई है और आपको नई सेल्स बनानी है। उस बेसिस पे दो कैटेगरी पे डिवाइड किया है, माइटोसिस एंड मियोसिस। याद होना चाहिए, माइटोसिस एंड मियोसिस। माइटोसिस बेटा वो है जब आपको रिपेयर करना हो टिश्यूज को, आपको ग्रोथ चाहिए हो। और मियोसिस बेटा वो है जब आपको प्रोडक्शन ऑफ गैमेट्स, गैमेट्स मतलब बेटा सेक्स सेल्स जब बनानी हो, जिससे आपका नया ऑर्गेनिज्म बनेगा। तो उसमें होता है क्या, मियोसिस। और माइटोसिस ग्रोथ के लिए और डैमेज सेल्स के लिए। अब देखो क्या डिफरेंस है। माइटोसिस में क्या होता है, एक सिंगल सेल डिवाइड होती है दो नए सेल्स के अंदर। मियोसिस में एक सेल डिवाइड होती है दो सेल में, फिर वो दो सेल डिवाइड होती है चार सेल में। तो डिफरेंस क्या है बेटा, माइटोसिस में कितनी सेल बनी, दो न्यू डॉटर सेल, इनको बोलते हैं डॉटर सेल, बच्चा हुआ। और मियोसिस में कितनी सेल बनी, चार सेल, तो बोला प्रोड्यूस 4 न्यू डॉटर सेल। ये डिफरेंस हो गया। एक और डिफरेंस समझ सकते हो, ये कैसा प्रोसेस है, 1 स्टेप प्रोसेस है। ये कैसा प्रोसेस है, 2 स्टेप प्रोसेस है। यहां 2 बार डिवीजन हुआ, एक बार फिर 2 बार, यहां सिर्फ 1 टाइम डिवीजन हुआ। डॉटर सेल हैज द सेम नंबर ऑफ क्रोमोसोम एज मदर सेल। यहां पे जितने क्रोमोसोम होंगे ईच डॉटर सेल में उतने ही क्रोमोसोम होंगे। यहां पे मान लो 46 क्रोमोसोम है, तो इसमें भी 46 क्रोमोसोम, इसमें भी 46। पर यहां क्या है, डॉटर सेल हैव हाफ द नंबर ऑफ क्रोमोसोम एज मदर सेल। यहां मान लो 46 क्रोमोसोम है, तो इसमें कितने होंगे, 23, इसमें 23, इसमें 23 और इसमें 23। डॉटर सेल में आधे क्रोमोसोम्स मिलेंगे। इसको बोलते हैं इक्वेशनल डिवीजन, क्योंकि बराबर से हुआ, इक्वल डिवीजन हुआ। इक्वेशनल को याद रखो, इक्वल से, क्योंकि इक्वली इक्वल, बराबर बराबर क्रोमोसोम है। इसको बोलते हैं रिडक्शनल डिवीजन। रिडक्शनल मतलब कम हो गया। तो 46 क्रोमोसोम से स्टार्ट किया था, 23 23 23 23,
कम हो गए, तो इसलिए रिडक्शनल डिवीजन। ये किसमें होता है? ग्रोथ एंड रिपेयर ऑफ टिश्यू। ये होता है प्रोडक्शन ऑफ गैमेट्स, स्पर्म सेल्स बनाने में, ओवम, सेक्स सेल्स बनाने में। तो ये डिफरेंस आपको माइटोसिस और मियोसिस के अच्छे से याद होना चाहिए। यहां पे बेटा ये चैप्टर होता है समाप्त। और अगर किसी ने लेक्चर पूरा पढ़ा है तो कमेंट में बता के जाना लेक्चर कैसा लगा, और एक कमेंट जरूर करना, आई विल विन। पढ़ाई करते रहें, ऑल द वेरी बेस्ट।